ओके, सॉरी गाइस, मेरे को लास्ट क्लास अब्रप्टली क्लोज करना पड़ा बिकॉज देयर वाज सम बैकग्राउंड नॉइस। ओके, सो अपने कंटिन्यू कर रहे हैं विद द इशूअर के साथ। अपने लास्ट क्लास में इशूअर से स्टार्ट किए थे। दैट वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ द फिक्स्ड इनकम के अंदर में। एंड इशूअर के अंदर में वी डिस्कस्ड कि कितने टाइप के इशूअर हो सकते हैं। कॉर्पोरेट, जो मेरे एग्जांपल में रिलायंस था, इट कैन बी सॉवरेन नेशनल गवर्नमेंट से मोदी जी। नॉन सॉवरेन, मैंने एग्जांपल लिया था स्टेट गवर्नमेंट का। क्वाजी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सुप्रा नेशनल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, राइट। एंड स्पेशल पर्पस एंटिटी, एबीएस एमबीएस। एबीएस एमबीएस पे मैं थोड़ा बहुत फोकस किया था। एंड फिर उसके बाद अपने क्लास को वहां पे थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ गया, राइट। एबीएस एमबीएस वापस से रिविजिट होने वाला है, टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फीचर क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर? रिलायंस हैज इशूड से 5 ईयर का बॉन्ड, मतलब क्या? मेच्योरिटी। नेक्स्ट फीचर इज व्हाट? मेच्योरिटी। मेच्योरिटी। अभी जो मेच्योरिटी होगा बॉन्ड का, मेच्योरिटी होगा बॉन्ड का, ठीक है। जैसे 5 ईयर का मेच्योरिटी है, तो 0 से 5 ईयर इज एक्चुअली टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। सर कितने साल का बॉन्ड है? मेच्योरिटी कब बॉन्ड मेच्योर हो रहा है, कब बॉन्ड मेच्योर हो रहा है। अब बॉन्ड का अगर मेच्योरिटी इज इक्वल टू 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम रहता है, उसको अपने बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। 1 साल से ज्यादा का रहेगा कैपिटल मार्केट, इट्स लाइक अ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अगेन इक्विटी। इक्विटी में ये सब किए थे अपने, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, एंड कैपिटल मार्केट विल बी ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है। बट देयर कैन बी सर्टेन बॉन्ड्स विच कैन बी परपीचुअल। परपीचुअल बॉन्ड मतलब जिंदगी भर, इन्फिनाइट पीरियड के लिए, इन्फिनाइट पीरियड। इज इट फाइन? मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड के अंदर में तीन चीज है। एक, सबसे पहला, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, विच इज एक्चुअली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन 1 ईयर, मतलब क्या हो गया? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एंड थर्ड क्या? परपीचुअल बॉन्ड्स, इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी लिखा हूं, परपीचुअल बॉन्ड्स। परपीचुअल बॉन्ड्स ऑल्सो नोन एज कंसोल, कंसोल, परपीचुअल बॉन्ड्स। मेच्योरिटी हो गया। थर्ड क्या था? याद करने का ट्राई करो। थर्ड, रिलायंस का अपने 5 ईयर का बॉन्ड इशू किया विद अ फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू विल बी थर्ड फीचर। फेस वैल्यू या पार वैल्यू या फेस वैल्यू, पार वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, एक ही बात है, ठीक है। ये तो काफी इजी है, इसको कुछ समझाना नहीं है कि ऑन मेच्योरिटी आपको क्या मिलेगा। ऑन मेच्योरिटी हाउ मच यू विल गेट। मेरे एग्जांपल में 1000 था, इट कैन बी 2000, इट कैन बी 10,000। इज इट फाइन? ऑन मेच्योरिटी कितना मिलने वाला है आपको। फोर्थ फीचर क्या? कूपन रेट। कूपन रेट, कूपन रेट क्या होगा? मेरे एग्जांपल में क्या था? रिलायंस वाले एग्जांपल में 10% था, ठीक है, 10% था। देखना, अभी जो कूपन रेट है, अभी जो कूपन रेट है उसमें क्या क्या वेरायटी हो सकता है। एक, सबसे पहला, फिक्स्ड कूपन रेट हो सकता है, जो रिलायंस वाले एग्जांपल में था अपना। फिक्स्ड कूपन रेट से 10% करके आपको मिलेगा, मेच्योरिटी 5 ईयर का 10% करके आपको मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड कूपन। एंड 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। सर 10% पर एनम है और आपको हर साल कूपन मिल रहा है, बट हो सकता है एवरी 6 मंथ्स में कूपन मिले, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली अगर आपको कूपन मिल रहा है, तो 1000 पे अगर तुम 10% लगाएगा तो 100 आ रहा था, बट 100 पर ईयर है, तो सर 6 मंथ्स का कितना? 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी व्हाट? 50। 50 करके आपको कितने बार मिलेगा रिलायंस के अंदर में? 5 ईयर का बॉन्ड है, याद रखना, 5 ईयर का बॉन्ड है, तो रिलायंस में कितने टाइम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कितने बार मिलेगा? 6 मंथ्स में मिल रहा है, तो एक साल में 2 बार मिल रहा है। इन दी फर्स्ट ईयर, इन एवरी ईयर यू विल गेट 2 टाइम्स, मतलब 5 ईयर्स में कितना? 5 into 2, 10 टाइम्स। इज इट फाइन? अगर क्वार्टरली होता तो, क्वार्टरली, हर 3 मंथ्स में, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बताओ। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स, 5 ईयर में 5 4 20, 20 टाइम्स आपको पेमेंट मिलता। 20 टाइम्स कितना मिलता बताओ? 100 अगर फुल ईयर का है, 1 ईयर का, तो 3 मंथ्स का कितना? 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी हाउ मच? 25। इज इट फाइन कि 100 फुल ईयर का है, 12 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का कितना? तो डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना? 25। तो कूपन रेट कैन बी फिक्स्ड कूपन रेट, फिक्स्ड होगा 10%, 10%, 10%, 10% कर गई आपको मिलना, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी जीरो कूपन। जीरो कूपन, जीरो कूपन नाम से देखो क्या है, जीरो, कोई कूपन नहीं मिल रहा आपको, कोई कूपन नहीं मिल रहा है। जीरो कूपन का एक और नाम है प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, समझाऊंगा। प्योर डिस्काउंट बॉन्ड,
प्योर डिस्काउंट बॉन्ड। नाम देखो इसका क्या, डिस्काउंट बॉन्ड है। डिस्काउंट का अपने एग्जांपल लिए थे क्या फर्स्ट क्लास में, जो एकदम फर्स्ट वाला क्लास था? यस वी हैड डन। क्या, अगर 1000 फेस वैल्यू है तो सर बॉन्ड का जो प्राइस होगा दैट विल बी व्हाट, लेस देन 1000, तभी तो डिस्काउंट बॉन्ड है। और क्या, जीरो कूपन है, इसका मतलब अगर 5 ईयर का बॉन्ड है, 5 ईयर का मेच्योरिटी है बॉन्ड का, आपको बीच में कूपन मिलेगा नहीं। नाम देखो क्या है, जीरो कूपन। यू विल नॉट गेट एनी कूपन, यू विल नॉट गेट एनी कूपन है। तो सर फायदा क्या होगा, आपको फेस वैल्यू मिलेगा डायरेक्टली ऑन रिडेम्पशन, ऑन मेच्योरिटी, ऑन रिडेम्पशन के टाइम पे, मेच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या मिलने वाला है, फेस वैल्यू मिलने वाला है। तो सर इससे फायदा क्या हो रहा है? सर इससे फायदा तब हो रहा है जो बॉन्ड है ना वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है। 1000 का बॉन्ड इशूड एट 800, 200 का फायदा, 1000 आपको मिलेगा मेच्योरिटी पे, आज आपको देना पड़ेगा कंपनी को 800। तो ओवरऑल 5 ईयर्स में क्या फायदा हो रहा है आपको, 200 का। 800 पे आपका आपने कंपनी को दिया, 1000 आपको मिल रहा है, इज इट फाइन? 200 का फायदा हो रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड। एग्जाम्पल देखो, से 0 5 ईयर्स, 0 5 ईयर बॉन्ड का आज प्राइस मेरे को निकालना, आई डोंट नो, मैंने तो 800 बोल दिया था, बट मेरे को कंप्यूट करना है यहाँ पे। 5th ईयर में मेरे को मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू मिल रहा है, फीस फेस वैल्यू कितना, 1000 मिल रहा है। ठीक है, कूपन रेट लिखूं? नहीं। कूपन रेट क्यों, जीरो कूपन है ना, नो कूपन, कोई कूपन नहीं है बीच में, नो कूपन, डायरेक्टली फेस वैल्यू मिलेगा। सर कितना यील्ड, आई बाय वाई वाईटीएम कितना है, मान लो 12% है, मान ले 12% रिटर्न आपको चाहिए, तो आज का प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी दी प्राइस? एन तो 5 है, एन तो 5 है ना, 5 ईयर का बॉन्ड है, तो बताओ प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी दी प्राइस? एफ पी 1000, आई बाय वाई 12, एन 5, सीपीटी पीवी करके देखो। पीएमटी कुछ मत डालना प्लीज, हाँ पीएमटी कुछ नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ जीरो कूपन। 1000 एफ पी, 12 आई बाय वाई, 5 एन सीपीटी पीवी, 567.426। प्राइसेस 567.43 लिख दे रहा हूँ, ऑब्वियसली माइनस में, क्योंकि तुम पेमेंट कर रहा है, ये पैसा तुम कंपनी को दे रहे हैं ना, दैट इज इट इज कमिंग व्हाट, नेगेटिव, और ये मिल रहा है आपको पैसा, फेस वैल्यू पॉजिटिव है, और ये क्या, नेगेटिव है। इसका मतलब इफ यू पे 567.43 टुडे टू द कंपनी, in next 5 years you will not get any coupon, but at the end of 5 year you will get what, 1000, आपको क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। इसका मतलब आपका रिटर्न कितना हो गया, 12%। आपका रिटर्न क्या हो गया पर ईयर, 12% हो गया, 12% के रिटर्न से, इज इट फाइन? बीच में कोई कूपन नहीं है, देयर इज नो कूपन। तो क्या आपने बोल सकते हैं जीरो कूपन इज द बॉन्ड, और प्योर डिस्काउंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज इशूड एट डिस्काउंट as compared to the face value and redeemed at par value, and redeemed at par value, ZCB, zero coupon bond issued at discount, डिस्काउंट पे इशू होता है। सर क्या चीज से कंपेयर कर रहे हो डिस्काउंट बोलने के लिए, फेस वैल्यू, पार वैल्यू से। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड, रिडेम्पशन होता है पार पे, जेडसीबी। ठीक है, तो कूपन रेट के अंदर में फिक्स्ड कूपन रेट से 10%, जो रिलायंस वाला एग्जांपल था, दिस विल रिमेन फिक्स्ड ओवर द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड पे तो कोई कूपन ही नहीं है, कोई कूपन ही नहीं है। थर्ड, थर्ड फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट, यहाँ पे लोग फ्लोटिंग रेट नोट बोलता है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड या फ्लोटिंग रेट नोट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट एंड बॉन्ड? देखो, एक होता है बिल्स, एक होता है नोट्स, एक होता है बॉन्ड्स। एक होता है बिल्स इंस्ट्रूमेंट में, एक होता है नोट्स, एक होता है बॉन्ड्स। बिल्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फॉर 3 मंथ 6 मंथ, जैसे ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बिल्स इशू किया फॉर 3 मंथ्स के लिए। नोट्स इज फॉर द मीडियम टर्म, नोट्स इज फॉर मीडियम टर्म टेन्योर। जो बॉन्ड होता है दैट इज जनरली लॉन्ग टर्म, जो बॉन्ड होता है दैट इज जनरली लॉन्ग टर्म, बट यस बॉन्ड कैन बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो, से 1 ईयर 2 ईयर का, बट जनरली मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड क्या होगा, लॉन्ग टर्म का, 8 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स का। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फ्लोटिंग रेट नोट, पूरा फ्लोटिंग रेट। यहाँ पे क्या था, फिक्स्ड कूपन रेट। अब यहाँ पे क्या, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। इसका मतलब जो कूपन रेट है वो 10% फिक्स रहेगा, और इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रेट, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रेट, एंड दिस मार्केट रेट इज नोन एज मार्केट रेफरेंस रेट, MRR, मार्केट रेफरेंस रेट। तो जो फ्लोटिंग रेट होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा,
वो डिपेंड करता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से जो कंपनी है इन्वेस्टर को कूपन देगा। इज इट फाइन? जो कूपन पेमेंट होगा ना वो फिक्स्ड नहीं है, वो मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो फ्लोटिंग रेट के अंदर में सर जो कूपन रेट होगा वो क्या होगा? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर में जो कूपन रेट होगा दैट विल बी मार्केट रेफरेंस रेट MRR। मार्केट रेफरेंस रेट MRR। तो जो भी मार्केट का रेट होगा वो कंपनी आपको दे देगा। रिलायंस कितना 10% पे इशू किया हुआ था, मतलब 10% आपको दे रहा था। 10% तो फिक्स था, ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर में मार्केट रेट हो गया 12%, तो आपको 12% का रेट मिलेगा इन्वेस्टर को। नेक्स्ट ईयर मार्केट में हो गया 8%, तो आपको 8% मिलेगा। इट विल कीप ऑन चेंजिंग। मार्केट रेफरेंस रेट मिलेगा प्लस प्लस क्रेडिट स्प्रेड मिलेगा आपको। क्रेडिट स्प्रेड, सर क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्या होगा? सुनना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एकदम बेसिक। इनफैक्ट रेट्स एंड रिटर्न जो अपने किए थे QM का, एकदम फर्स्ट क्लास। जो रिटर्न निकलता है, रिटर्न का कंप्यूटेशन वो कैसे होता है? एक होता है रियल RF प्लस इन्फ्लेशन, एक होता है रियल RF, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, प्लस क्या था? प्लस क्या होता था? स्प्रेड। प्लस क्या होता था? रिस्क प्रीमियम या स्प्रेड। रिस्क प्रीमियम क्या होता था? 3 टाइप का होता था, DLM बोलते थे अपने क्लास में। डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गया तो, जिसको अपने क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं, क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। प्लस लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, अगर बॉन्ड कम लिक्विड है, बॉन्ड का लिक्विडिटी अगर कम है, मतलब उसको इतना इजीली अपने सेल नहीं कर सकते हैं, तो सर उसके लिए रिटर्न चाहिए, मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। और थर्ड होता था मेच्योरिटी, मतलब इंस्टेड ऑफ बॉन्ड 2 इयर्स का, इफ इट इज फॉर 5 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, तो सर ज्यादा टेन्योर है बॉन्ड का, तो मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए। ज्यादा टेन्योर है बॉन्ड का क्योंकि मेरा पैसा 8 इयर्स तक लॉक रहेगा, तो सर मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए एज कंपेयर टू 2 इयर्स, एज कंपेयर टू 2 इयर्स। तो MRR प्लस आपको क्या चाहिए? स्प्रेड चाहिए। प्लस आपको क्या चाहिए? क्रेडिट स्प्रेड चाहिए। अभी जो क्रेडिट स्प्रेड है ना, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में। क्रेडिट स्प्रेड मतलब क्या? आपको डर है यार कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गया तो मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। मार्केट रेफरेंस रेट तो मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है। क्रेडिट स्प्रेड किसके ऊपर में डिपेंड करता है? कंपनी का क्रेडिट रेटिंग के ऊपर में। यार कंपनी कितना स्ट्रांग है? अगर कंपनी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग मेरा बोलने का मतलब है कि कंपनी के पास कैश फ्लोज है टू पे यू, तो आपको रिटर्न कम चाहिए या ज्यादा? सोच के देखना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। और इसमें काफी जन बच्चा मिस्टेक कर देता है, बोला कि कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी के पास पैसा है, दे कैन रिपे यू। तो आपको जो स्प्रेड चाहिए, कंपनी से जो रिटर्न चाहिए, वो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कम चाहिए। तो ये मत सोचना कि यार ज्यादा कंपनी के पास स्टेबल कैश फ्लोज है तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, नहीं। अरे कंपनी कम रिस्की है ना। इफ कंपनी हैज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू पे यू, द कंपनी इज लेस रिस्की। इफ रिस्क इज लेस, यू नीड लोअर रिटर्न। बट इफ द रिस्क इज हाई, यू नीड व्हाट? हायर रिटर्न। सिंपल चीज सोचो, जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहां पे मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए क्योंकि मेरा पैसा डूबने का डर है। बट सर जहाँ पे पैसा डूबने का कम डर है, जहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क इज लो, आई आई नीड व्हाट? लोअर रिटर्न। लोअर रिटर्न से भी मेरा काम चल जाएगा। इज इट फाइन? क्रेडिट स्प्रेड डिपेंड करता है कंपनी का क्रेडिट रेटिंग के ऊपर में, डिपेंड करता है कंपनी का फंडामेंटल के ऊपर में, राइट? क्रेडिट स्प्रेड। अभी जो क्रेडिट स्प्रेड होता है, ये जो क्रेडिट स्प्रेड होता है, ये क्या बोला? डिपेंड्स ऑन दी कंपनी, कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन कंपनी से क्रेडिट रेटिंग, उसका क्रेडिट रेटिंग AAA AA उसके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है? तो जितना लोअर रेटिंग होगा, ऑब्वियसली मेरा क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा होगा। लोअर दी रेटिंग, अगर कंपनी का हालत खराब है तो फिर मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, कंपनी इज बिकमिंग मोर रिस्कियर। अगर रेटिंग अच्छा है AAA AA, तो सर कम क्रेडिट स्प्रेड से भी काम चल जाए। तो मार्केट रेफरेंस रेट समझ में आ गया कि सर डिपेंड करता है मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके ऊपर में। और क्रेडिट स्प्रेड किसके ऊपर में डिपेंड करता है? कंपनी के ऊपर में। फॉर एग्जांपल रिलायंस, मेरे वाले एग्जांपल भी रिलायंस है, तो सर रिलायंस का क्रेडिट स्प्रेड, रिलायंस से मेरे को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली है तो कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कंपनी का डिफॉल्ट, ठीक है? रिलायंस अपनी जगह, बट है तो कंपनी, डिफॉल्ट तो कर सकता है। सो दैट इज आई नीड व्हाट? क्रेडिट स्प्रेड। आई नीड व्हाट? क्रेडिट स्प्रेड। अभी जो क्रेडिट स्प्रेड है, ये फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इज इट फाइन? फिक्स्ड मतलब कि सर फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा मार्केट रेफरेंस रेट, जो भी मार्केट में रेट रहा आफ्टर 1 ईयर वो मिल जाएगा, प्लस आपको फिक्स्ड क्रेडिट स्प्रेड मिलेगा से 150 बेसिस पॉइंट। 150 बेसिस पॉइंट है। तो ये बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखो, 100 बीपी, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है। 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है। तो अगर 150 बेसिस पॉइंट को अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? 100 बीपी इज इक्वल टू 1%। देयरफॉर
150 BP इज इक्वल टू व्हाट? 150 BP इज इक्वल टू व्हाट? 1/100। ये जो 100 नीचे आया इंटू 150, इसका मतलब क्या? 150/100। इसका मतलब क्या? 1.5%। तो बेसिस पॉइंट क्या हुआ सर? उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1.5% हो जाएगा। 1.5%। बट ये जो क्रेडिट स्प्रेड है ना, ये बेसिस पॉइंट के टर्म्स में लिखा हुआ रहता है। बेसिस पॉइंट के टर्म्स में लिखा हुआ रहता है। मार्केट रेफरेंस रेट जनरली परसेंटेज टर्म में रहता है। ये जनरली परसेंटेज टर्म में रहता है, ये जनरली बेसिस पॉइंट के टर्म्स में रहता है। ठीक है, दोनों को अगर आपको ऐड करना है, मार्केट रेफरेंस रेट 5% दिया हुआ है, मान लो 5%, तो 150 बीपी तो ऐड नहीं कर सकते हो, बिकॉज एमआरआर परसेंटेज में है और ये क्रेडिट स्प्रेड क्या बीपी में, तो आपको बीपी को क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कर भी लिया आपने। अच्छा, 250 बीपी को परसेंटेज में बताओ, 250 बेसिस पॉइंट को परसेंटेज में 2.5%। 250 बेसिस पॉइंट का परसेंटेज क्या? 2.5%। तो 2.5% या 1.5% प्लस मार्केट रेफरेंस रेट, दोनों परसेंटेज में ऐड हो जाएगा, ऊपर नेट आ जाएगा फिक्स्ड। क्या ये 150 बेसिस पॉइंट से रिलायंस का रहने वाला फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। बट अगर बाई चांस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गया, सोचो आपने बॉन्ड बाई किया था, उस समय फिक्स्ड, सॉरी, उस समय जो क्रेडिट स्प्रेड था दैट वाज 150 बेसिस पॉइंट, 1.5। एक साल के बाद कंपनी का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गया, कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिटोरिएट होगा, क्या आपको 1.5 ही चाहिए क्रेडिट स्प्रेड या ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए, बिकॉज कंपनी इज बिकमिंग मोर रिस्की। दैट इज वाई इट कैन बी व्हाट? वेरिएबल ऑल्सो। अगर ज्यादा चाहिए तो सर ऑब्वियसली वेरिएबल हो जाएगा, इट कैन बी वेरिएबल, डिपेंड करता है अगेन क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द कंपनी। इज इट फाइन? परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो चैप्टर में ये लोग का फोकस है, इट्स ऑन द फिक्स्ड। ठीक है, जो क्रेडिट स्प्रेड पे फोकस है ना, वो फिक्स्ड स्प्रेड पे फोकस है। वेरिएबल को ये लोग इस रीडिंग के अंदर में ज्यादा क्या मतलब लिखा ही नहीं है रहता, स्क्वाइजर के अंदर में नहीं लिखा हुआ है वेरिएबल। बट ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि सर क्रेडिट स्प्रेड कैन बी फिक्स्ड और इट कैन बी व्हाट? वेरिएबल। फिक्स मतलब मेरे को 1.5 एक्स्ट्रा चाहिए, एमआरआर से ज्यादा चाहिए, एमआरआर से एक्स्ट्रा 1.5 चाहिए, बिकॉज सर मेरे को रिलायंस में रिस्क लगता है। वेरिएबल मतलब अगर कंपनी का मान लो 1 साल के बाद क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो जाता है, तो सर वेरिएबल रेट विल बी व्हाट? भाई मेरे को 1.5 से ज्यादा चाहिए, मान लो 200 बेसिस पॉइंट चाहिए। और उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। हाँ, मतलब कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा हो गया, कंपनी का क्रेडिट रेटिंग बेटर हो गया, तो सर ये जो 150 बेसिस पॉइंट है उससे कम भी चल जाएगा मेरे को, से 1%, से 1%। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो यहाँ पे कूपन रेट में अपने बात किए, कूपन रेट में तीन चीज का बात किए, फिक्स्ड कूपन रेट, जीरो कूपन रेट और प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, और क्या? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। और क्या? फ्लोटिंग रेट की यार, अगर कूपन रेट फ्लोटिंग है तो कैसे होगा? उसके अंदर में अपने बात किया मार्केट रेफरेंस रेट प्लस क्रेडिट स्प्रेड। मार्केट रेफरेंस रेट से डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में कि उस समय क्या मार्केट का रेट है, एंड क्रेडिट स्प्रेड इज एक्चुअली व्हाट? इट कैन बी फिक्स्ड और इट कैन बी वेरिएबल। थोड़ा सा और मेरे को बात करना ऑन दी फ्लोटिंग रेट के ऊपर में, ठीक है? सर ये जो एमआरआर है, मार्केट रेफरेंस रेट, ठीक से सुनना, जो रिलायंस का बॉन्ड था वो इशू हुआ मान लो 1 जनवरी 2024 फॉर 5 इयर्स। 1 जनवरी 2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को इशू हुआ। फर्स्ट कूपन आपको पेमेंट होगा ईयर एंड पे, ईयर एंड पे, ठीक है, ईयर एंड पे पेमेंट होने वाला है, एंड दैट पेमेंट विल हैपन ऑन से 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को पेमेंट होगा। सेकंड वाला कूपन कब होगा? 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026। तो मैंने बोला मार्केट रेफरेंस रेट के ऊपर में डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है पता है? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर में मार्केट रेफरेंस रेट जो 1 जनवरी 2025 जो फर्स्ट कूपन होगा ना, उस दिन का रेट नहीं लेंगे। 1 जनवरी 2025 में जो मार्केट का रेट है वो नहीं लेंगे, 1 जनवरी 2024 का जो रेट है ना वो लिया जाएगा फॉर दी कूपन पेमेंट। सर नहीं समझ में आया? देखो, बॉन्ड कब इशू हुआ? 1 जनवरी 2024, याद है ना? फर्स्ट कूपन पेमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 2025, क्योंकि एक साल के बाद होगा। मैं बोल रहा हूँ जो मार्केट रेफरेंस रेट लेंगे, जो इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट में, इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट में बात हुआ ना कि सर जो भी मार्केट का रेट चल रहा है वो ले लेंगे। बट 1 जनवरी 2025 को जब पेमेंट हो रहा है तो अपने 1 जनवरी का पेमेंट, 1 जनवरी का कूपन रेट नहीं लेंगे, रेफरेंस रेट नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? एक साल पहले 1 जनवरी का, या वन पीरियड पहले। यहाँ पे वन पीरियड इज एक्चुअली व्हाट? 1 ईयर। 1 जनवरी 2024 का रेट लिया जाएगा, दिस विल बी दी रेट, एमआरआर, मार्केट रेफरेंस रेट। तो इट इज लाइक एडवांस्ड सेट, एडवांस्ड सेट, क्योंकि सर
2025 फर्स्ट जनवरी 2025 का पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट जनवरी 2024 का रेट। एडवांस्ड सेट सेटल्ड इन अरियर, सेटल्ड इन अरियर। सर रेट पहले डिसाइड हो गया फर्स्ट जनवरी वाला, बट पेमेंट कब हो रहा है? फर्स्ट जनवरी 2025। सिमिलरली फर्स्ट जैन 2026 को नेक्स्ट कूपन पेमेंट होगा, कौन सा वाला सर? फर्स्ट जनवरी वाला रेट, फर्स्ट जनवरी 2026 वाला रेट, या फर्स्ट जनवरी 2025 वाला? ये मेरा एमआरआर होगा, प्लस स्प्रेड तो होना ही है, प्लस स्प्रेड तो होना ही है। जी समझ में आ रहा है? एडवांस्ड सेट, तभी तो नाम क्या है? एडवांस्ड सेट सेटल्ड इन एरियर, एडवांस्ड सेट सेटल्ड इन एरियर। अगर ये क्वार्टरली पेमेंट होता तो बॉन्ड इशू हुआ फर्स्ट जनवरी 2024, मैं बोल रहा हूँ हर क्वार्टर में पेमेंट हो रहा है, हर क्वार्टर। तो फर्स्ट जनवरी का सर 31 मार्च को पेमेंट हो रहा है, 35 मतलब फर्स्ट क्या पड़ गया? अप्रैल को, फर्स्ट अप्रैल को पेमेंट हो रहा है, ठीक है, या 31 को पेमेंट हो रहा है, कौन सा वाला होगा? 31 वाला डेट का या फर्स्ट जनवरी का? फर्स्ट जनवरी का। अप्रैल में जून जो सेकेंड वाला क्वार्टर है, 38 जून को पेमेंट हो रहा है, 38 जून का रेट लेना है या फर्स्ट अप्रैल का? फर्स्ट अप्रैल का। चीज समझ में आ रहा है? सर जो क्वार्टर है, मेरे वाले एग्जांपल में यहाँ पे तो ईयर था, अब मैं क्वार्टर में कन्वर्ट हो गया, क्वार्टर में ले गया आपको कि सर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च एंड में पेमेंट हो रहा कौन सा रेट? फर्स्ट जनवरी वाला। अप्रैल में जून, जून में पेमेंट हो रहा कब का? फर्स्ट अप्रैल वाला रेट से। जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में पेमेंट हो रहा है जुलाई फर्स्ट वाला रेट, जो भी रेट है उस समय का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर को पेमेंट हो रहा कौन सा वाला रेट का? फर्स्ट अक्टूबर वाला रेट। तभी क्या है? एडवांस सेट सेटल्ड इन एरिया। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में एक स्पेसिफिक फीचर। सेकंड फीचर, on every reset date the bond trades at par in case of floating rate bond। सर जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है ना, वो पार पे ट्रेड करता है, पार पे ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ? कूपन इज इक्वल टू वाईटीएम। पार पे ट्रेड करने का मतलब क्या? कूपन इज इक्वल टू वाईटीएम। नहीं समझ में आया? देखिए रिलायंस वाला एग्जांपल में जो केस नंबर 1 था, बॉन्ड किस पे ट्रेड कर रहा था? पार पे। क्यों? कूपन रेट इज इक्वल टू वाईटीएम। इज इट फाइन? जो कूपन रेट है वही क्या है? यील्ड है। जो कूपन रेट है वही यील्ड है। तो मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ऑन एवरी रीसेट डेट द बॉन्ड ट्रेड्स एट पार। इसका मतलब सर अगर क्वार्टरली वाला एग्जांपल लेते हैं अपने, ठीक है, फर्स्ट जनवरी का पेमेंट हो रहा है 31 मार्च को, फर्स्ट अप्रैल का पेमेंट हो रहा है, सॉरी जो अप्रैल में जून, 38 जून का जो पेमेंट हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट अप्रैल का जो रेट है, ठीक है। ऑन एवरी रीसेट डेट हो गया यहाँ पे, मतलब कि सर हर क्वार्टर में पेमेंट हुआ, क्वार्टर के बाद रेट चेंज हो जाएगा बिकॉज इट्स अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। सर जो फर्स्ट अप्रैल पे अपने खड़े हैं, फर्स्ट जनवरी का 31 मार्च को पेमेंट हो गया, फर्स्ट अप्रैल को सर जो बॉन्ड का जो प्राइस होगा ना दैट विल बी एट पार। क्यों? क्योंकि सर उस दिन का जो कूपन है, एंड कूपन कहां से आया? मार्केट से। कूपन कहां से आया? मार्केट से। वाईटीएम कहां से आ रहा है? मार्केट से। YTM is actually investors required return. Investors required return coming from the market. इसका मतलब कूपन रेट एंड YTM क्या? सेम। कूपन रेट एंड YTM क्या? सेम। ऑन एवरी रीसेट डेट, सर जिस दिन भी बॉन्ड का पेमेंट हो जाता है एंड बॉन्ड का जो कूपन पेमेंट हो जाता है, उसके बाद बॉन्ड किस पे ट्रेड करता है? पार पे। सिंपल रीजन, सर जो बॉन्ड का कूपन होगा दैट इज बेस्ड ऑन MRR, मार्केट रेफरेंस रेट, वही क्या? यील्ड है। वही क्या? यील्ड है। यील्ड मतलब YTM। ऑन एवरी रीसेट डेट द बॉन्ड्स ट्रेड एट व्हाट? पार। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड trades at par on every reset date। जिस दिन भी कूपन चेंज हो रहा है ना, ये फर्स्ट अप्रैल को कूपन चेंज हो रहा है, तो सर उस दिन क्या होगा? रीसेट हो जाएगा बॉन्ड, और जो कूपन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? YTM। जो कूपन होगा इज इक्वल टू YTM। सर व्हाट अबाउट फर्स्ट जनवरी से 31 मार्च के बीच का बॉन्ड? उस समय डिस्काउंट या पार पे ट्रेड कर सकता है, डिस्काउंट या प्रीमियम पे ट्रेड कर सकता है। फर्स्ट जनवरी से 31 मार्च, बिकॉज 31 मार्च को पेमेंट हो रहा है ना आपको, उसके बीच में बोल रहा हूँ कि यार जो कूपन होगा और YTM के बीच में चेंजेस हो सकता है, मतलब दोज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इक्वल, बट 31 मार्च को या फर्स्ट अप्रैल को इट हैज टू बी व्हाट? ट्रेड एट व्हाट? पार। पार पे। क्यों? क्योंकि सर जो कूपन है वही YTM है। सर इन बिटवीन व्हाट? इट कैन बी ट्रेडेड एट व्हाट? डिस्काउंट और प्रीमियम। ट्रेडेड एट डिस्काउंट और प्रीमियम। डोंट वरी, वापस से आएगा ये सब सारा चीज, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का वापस से आने वाला है। बट यहाँ पे एक बार आपको चीज समझ में आया, यहाँ सर जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है उसमें सबसे पहला एडवांस सेट सेटल इन एरिया। सिंपल एग्जांपल, फर्स्ट जनवरी का जो डेट है उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च को पेमेंट होगा।
तो जो 1 अप्रैल का डेट है उसके हिसाब से 30 जून को पेमेंट होगा। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किस पे ट्रेड करता है? पार पे, ऑन एवरी रीसेट डेट। जब भी कूपन चेंज होता है उसके हिसाब से सर जो रीसेट डेट होता है पेमेंट होने के बाद उस दिन क्या होता है सर? कूपन इज इक्वल टू व्हाट? YTM। परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे कौन क्या बात की अपने अभी तक? कूपन रेट का। कूपन रेट में बात की फिक्स्ड कूपन से 10% एवरी ईयर, जीरो कूपन और प्योर डिस्काउंट, और इट कैन बी फ्लोटिंग रेट, इट कैन बी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। परफेक्ट। तो 4 फीचर अपने डिस्कस कर लिए। फेस वैल्यू तो सिर्फ नाम का है, क्यों रिडेम्पशन आपको मिल जाएगा। 4 फीचर अपने डिस्कस कर लिए। फिफ्थ फीचर क्या है? व्हाट इज द फिफ्थ फीचर? व्हाट इज द फिफ्थ फीचर? सीनियोरिटी। 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 देखो, सीनियोरिटी का मतलब होता है कि यार कंपनी रिलायंस ने जब बॉन्ड इशू किया मेरे को, रिलायंस ने जब बॉन्ड इशू किया इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर का जो बॉन्ड है वो कितना सीनियर है? कितना सीनियर है का मतलब क्या हुआ सर? देखो, जब भी कंपनी लिक्विडेट होता है, जब भी कंपनी लिक्विडेट होता है, एज पर आवर इक्विटी का नॉलेज, सबसे पहला पेमेंट किसको होता है? डेट को। उसके बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंस को। उसके बाद पेमेंट होता है इक्विटी को। इन केस ऑफ लिक्विडेशन सबसे पहला पेमेंट डेट को, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी को। तो सर इसमें से सीनियर कौन है? किसको सबसे पहला पैसा मिलेगा? डेट को। सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा? डेट को। वही बात कर रहे हैं सर, सीनियोरिटी कौन सीनियर है, किसको सबसे पहला पैसा मिलना चाहिए? सबसे पहला डेट को, उसके बाद प्रेफरेंस को, उसके बाद इक्विटी को। क्यों सर डेट को पहले पैसा क्यों? क्योंकि कंपनी हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द डेट। कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन होता है डेट होल्डर्स को क्या? पेमेंट करने का। दैट इज वाई डेट को सबसे पहला पेमेंट होगा, एंड डेट एक्चुअली व्हाट हैज अ सीनियोरिटी रैंक। नाउ अपना यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा है? फिक्स इनकम। तो सर प्रेफरेंस गया, इक्विटी गया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? डेट से। मतलब क्या? डेट, फिक्स इनकम। अभी जो डेट है, इट कैन बी सिक्योर्ड, इट कैन बी अनसिक्योर्ड। जो डेट है, इट कैन बी सिक्योर्ड, इट कैन बी अनसिक्योर्ड। सर मतलब क्या हुआ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का? कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, बट अगर बाई चांस कंपनी कैश फ्लोज नहीं पे कर पाता है, तो कंपनी उसके अगेंस्ट में अपना एसेट्स कोलैटरल रख रहा है। कोलैटरल, गिरवी, गिरवी, कोलैटरल रख रहा है। इज इट फाइन? सिक्योर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेक अ होम लोन, इफ यू वांट टू टेक अ होम लोन, तो आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। घर गिरवी रखना पड़ेगा, इसका मतलब यू हैव टेकन व्हाट? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, इफ यू आर नॉट एबल टू रीपे, कल के दिन बैंक वाला आपका घर सेल करके पैसा रियलाइज कर लेगा। सेकेंड टाइप ऑफ लोन कैन बी अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड कि आपने लोन लिया बट अपना घर गिरवी नहीं रखा, कोलैटरल नहीं है। ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड लोन में क्या इंटरेस्ट रेट हाई होगा कि लो? सोच के बताना। इंटरेस्ट रेट हाई होगा कि लो? हाई होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपने घर अपना गिरवी नहीं रखा है ना। ऑब्वियसली देयर इज नो कोलैटरल इनटू दैट। दैट इज व्हाई देयर इज अ रिस्क फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक के पास तो रिस्क हो गया ना, क्योंकि कल के दिन अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो, बैंक आपका घर बेच नहीं सकता, बिकॉज वो उस घर को अपने कोलैटरल रखा ही नहीं है। तो अगर बैंक ज्यादा रिस्क ले रहा है, मींस बैंक नीड्स व्हाट? हायर रिटर्न। दैट इज व्हाई मैंने बोला इंटरेस्ट रेट विल बी हायर इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड। इज इट फाइन? तो सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। अब जो डेट है, इसके अंदर में भी डिफरेंट ट्रांचेस हो सकता है। एबीएस एमबीएस में अपने बात करते थे, ये जो डेट है इसके अंदर में भी डिफरेंट ट्रांचेस हो सकता है। ट्रांचेस, ट्रांचेस सर कौन कौन सा देखना? सीनियर, सीनियर ट्रांच, ट्रांचेस, सीनियर ट्रांच। तो सर सबसे पहला पैसा कंपनी सीनियर ट्रांच को देगा। उसके बाद पैसा देगा मेजानाइन को, बीच वाले को, मेजानाइन। उसके बाद किसको? जूनियर को। अरे यार ये तो कहीं और भी किया आपने, याद करने का ट्राई करो थोड़ा सा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में सीनियर, मेजानाइन, जूनियर। सीनियर ट्रांच, मेजानाइन ट्रांच, जूनियर ट्रांच। देख रहा है कितना ज्यादा हेल्प हो रहा है? इक्विटी, उसके बाद ऑल्टरनेटिव। अभी तो सिर्फ टच किया फिक्स इनकम में। अरे फिक्स इनकम में तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव अ चैप्टर एबीएस एमबीएस का। तुम समझो चीज को, एक जगह अच्छे से करने से 3-4 जगह आपका सेम चीज आपका कवर हो जाता है। इज इट फाइन? ओके। सीनियर ट्रांच, मेजरनाइन ट्रांच, जूनियर ट्रांच। तो सबसे पहला पैसा इसको जाएगा, डेट के अंदर में सीनियर को। सबसे पहला सीनियर ट्रांच को पैसा मिलेगा, कूपन, प्रिंसिपल। उसके बाद पैसा बचा तो मेजरनाइन को। उसके बाद पैसा बचा तो जूनियर ट्रांच को। रैंकिंग हो रहा है, जैसे पहले डेट को, फिर प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी को। डेट के अंदर में सीनियर, मेजरनाइन, फिर क्या? जूनियर। जो सीनियर से छोटा है, सीनियर से छोटा कौन है? मेजरनाइन। मेजरनाइन से छोटा कौन है? जूनियर। तो जो छोटा है ना उसके नीचे वाला, उसको अपने बोलते हैं सब ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट्स। सब ऑर्डिनेट्स, सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है। सब ऑर्डिनेट्स कौन हो गया सर? जूनियर।
या तुम ऑफिस में काम कर रहा है, तुमसे कोई जूनियर है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स। तुम्हारा जूनियर कलीग कौन है? सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहले पैसा मिलेगा तुमको। अच्छा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि सर पहले अगर बोनस मिलेगा तो सर पहले मेरे को मिलना चाहिए, एमडी सीनियर, उसके बाद क्या जूनियर को मिले। अगर पैसा बचा तो कंपनी के पास, वही बात कर रहे हैं अभी कि सर अगर कंपनी पैसा दे रहा है, रिलायंस कूपन और इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा है, सबसे पहला सीनियर। पैसा बचेगा अगर रिलायंस के पास तो मेजरनाइन, अदरवाइज क्या पे जूनियर। तो रिस्क किसमें सबसे ज्यादा है? ट्रांचेस में। सोच के देखना, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जूनियर में सबसे ज्यादा रिस्क जूनियर में। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास पैसा बचा, देन ओनली जूनियर को मिलेगा। और सबसे ज्यादा सिक्योर्ड कौन है? सीनियर। सबसे पहला सीनियर को पैसा मिलेगा, उसके बाद मेजरनाइन, उसके बाद इज इट फाइन। सीनियोरिटी, रैंकिंग। सीनियोरिटी मतलब क्या हो गया? रैंकिंग, कि सर किसको पहले पैसा मिले। वाटरफॉल स्ट्रक्चर, वाटरफॉल। सर किसको सबसे पहला पैसा? सीनियर, मेजरनाइन, फिर जूनियर। पैसा बचेगा तो जूनियर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इज इट फाइन। तभी तो जो जूनियर ट्रांच होल्ड कर रहा है, बॉन्ड का जो जूनियर ट्रांच होल्ड कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, और सीनियर को कम रिटर्न से भी काम चल जाएगा, बिकॉज सीनियर क्या? सिक्योर्ड है। सीनियर क्या? सिक्योर्ड है। इज इट फाइन? सीनियोरिटी रैंक। लास्ट फीचर क्या था? व्हाट वाज द लास्ट फीचर? कन्वर्जन। आई थिंक कॉन्टिजेंसी था। ये लोग का वर्ड क्या ये लोग यूज किया, मैं उस पर लिख रहा हूँ एक बार। कॉन्टिजेंसी वर्ड ये लोग यूज किया है शायद। कॉन्टिजेंसी प्रोविजन। कॉन्टिजेंसी प्रोविजन। कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म है कॉन्टिजेंसी तो। कॉन्टिजेंसी इज एक्चुअली व्हाट? अकाउंटिंग टर्म, राइट। कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी मतलब क्या होता है सर? कोई इवेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। बेस्ट एग्जांपल ऑप्शंस, बेस्ट एग्जांपल डेरिवेटिव। तो तुम चैंपियन हुआ होगा अभी, पूरा चैंपियन है तुम डेरिवेटिव में। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्लीज। हाँ, तो सर कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है? इफ शेयर प्राइस इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस। पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है? इफ शेयर प्राइस इज लेस देन व्हाट? एक्सरसाइज प्राइस। वो तो इवेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। तभी तो डेरिवेटिव को क्या बोलते थे अपने? फॉरवर्ड कमिटमेंट या कंटीजेंट क्लेम। कंटीजेंट क्लेम। फॉरवर्ड कमिटमेंट क्या होता था? फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। कि सर अगर फॉरवर्ड बाई किए हुए, फ्यूचर्स बाई किए हुए, प्राइस बढ़ेगा तो वी विल रिसीव, और अगर प्राइस नीचे गया विल हैव टू पे। फॉरवर्ड कमिटमेंट। कंटीजेंट क्लेम, अगर शेयर का प्राइस ऊपर गया एक्सरसाइज प्राइस से, देन ओनली कॉल ऑप्शन बायर को फायदा होगा, अदरवाइज कॉल ऑप्शन विल व्हाट? लैप्स। इज इट फाइन? तो कंटीजेंसी भी वैसा ही कुछ हो गया कि सर कुछ इवेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, कुछ इवेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। उस इवेंट को अभी छेड़ते नहीं है, बिकॉज वो ऑल टुगेदर पूरा अलग जोन है। उसके लिए आपको अभी फिक्स्ड इनकम में बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए टू गो देयर। ठीक है, तो अभी मैं प्लीज कंटीजेंसी को टच नहीं करो, बिकॉज उसके लिए मेरे को आपका पहले स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो है बेस बिल्डिंग अच्छे से करना है, उसके बाद कंटीजेंसी को मैं समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज कर दूंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। इज इट फाइन? कि आप समझ लो यार, कंटीजेंसी सर ने समझाया ही नहीं अभी, क्योंकि सर अभी बोल रहे कि कुछ और भी चीज समझाएंगे, उसके बाद कंटीजेंसी पे आएंगे। कंटीजेंसी को एक बार मान के चलो यार, कुछ इवेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। देयर आर सर्टेन इवेंट्स, इवेंट बेस्ड, इवेंट बेस्ड, कुछ इवेंट बेस्ड है, कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शंस है। तो इसके अंदर में आएगा आपका एम्बेडेड ऑप्शंस। एम्बेडेड ऑप्शंस, एम्बेडेड ऑप्शंस। एम्बेडेड ऑप्शन मतलब क्या होता है? एम्बेडेड, कोई चीज छुपा हुआ रहता है, हिडन। एम्बेडेड ऑप्शंस, छुपा हुआ। एम्बेडेड ऑप्शन बॉन्ड्स, एम्बेडेड ऑप्शंस बॉन्ड। एक होता है स्ट्रेट बॉन्ड, स्ट्रेट बॉन्ड। स्ट्रेट बॉन्ड का मतलब सर जो रिलायंस का बॉन्ड था ना, रिलायंस का बॉन्ड था, इट वॉज स्ट्रेट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज किया, देर इज अ ऑप्शन, whether you want to exercise, whether you do not want to exercise, no, I have not used any word. That is इसको अपने क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बॉन्ड है। कि सर कुछ भी आपने ऑप्शंस का बात ही नहीं किया। स्ट्रेट बॉन्ड या प्लेन वनीला बॉन्ड, प्लेन वनीला बॉन्ड या कन्वेंशनल बॉन्ड, सब कुछ एक ही बात है। क्या क्या बोला सर? स्ट्रेट बॉन्ड या प्लेन वनीला बॉन्ड या कन्वेंशनल बॉन्ड। स्ट्रेट बॉन्ड और प्लेन वनीला बॉन्ड और कन्वेंशनल बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रेट बॉन्ड है यहाँ पे। वेयर एज कंटिजेंसी क्या हुआ सर? ऑप्शंस इंबेडेड है उसके अंदर में, जो बॉन्ड्स है उसके अंदर में क्या? ऑप्शंस इंबेडेड है। और अगर कुछ इवेंट होगा तब ये ऑप्शन ट्रिगर होगा, कुछ इवेंट होगा तब ये ऑप्शन ट्रिगर होगा। ठीक है, ऑप्शन इंबेडेड बॉन्ड्स के अंदर में वी हैव कॉलेबल बॉन्ड। कुछ डिस्कस नहीं करूंगा प्लीज, हाँ, कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको नहीं समझ में आने वाला है। कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, एंड देयर इज कन्वर्जन फीचर। नेक्स्ट चैप्टर में अपने ये वाला चीज डिस्कस करेंगे आराम से, कन्वर्जन फीचर। बस एक बार आप ये सोच के चलिए कि सर कुछ फ्यूचर में इवेंट होगा, उसके हिसाब से अपने ये बॉन्ड बेसिकली एक्सरसाइज होगा। ठीक है, एंड वो जो फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, दैट इज वाई इट्स ऑप्शन, कि वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। 6 फीचर्स कंट्रोल में, अभी तक 6 फीचर्स। 4 फीचर तो अपने रिलायंस वाले एग्जाम्पल से भी बात कर लिए थे। क्या क्या था? इशुअर, नेक्स्ट क्या था? मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड,
फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कूपन रेट, एंड लास्ट में क्या, कूपन रेट में मैं फ्लोटिंग रेट में काफी ज्यादा डिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में हेल्प होगा अपने को, वापस से ये सब सारा चीज करेंगे, डोंट वरी, फ्लोटिंग रेट में। फिर सीनियोरिटी, सीनियोरिटी में डेट, सीनियर, मेजर, जूनियर, सबऑर्डिनेट्स, जूनियर लोग सबऑर्डिनेट्स होता है। फिर क्या, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी पे मैं इनफैक्ट कुछ भी बात नहीं किया अभी तक, सिर्फ ऑप्शंस का एक आइडिया दिया डेरिवेटिव के नॉलेज से, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है, पुटेबल के बॉन्ड क्या होता है, कन्वर्जन फीचर्स क्या होता है, कुछ भी अपने डिस्कस अभी नहीं किए हैं। परफेक्ट, हाँ जी सर, चलिए अभी का चलते हैं। तो यहाँ पे अपना 6 फीचर्स हो गया। नेक्स्ट, यील्ड मेजर्स, यील्ड मेजर्स, एक लाइन पढ़ रहा हूँ, तुम देखना जो अपने सम्स किए उससे कितना हेल्प होगा। गिवन अ बॉन्ड प्राइस एंड इट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जो कूपन आने वाला है और आज के दिन प्राइस है, वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग द बॉन्ड, मतलब वाईटीएम पता लगा सकते हैं, यस। अगर अपने को P0 पता है, पीवी पता है, कैलकुलेटर में पीवी पता है, पीएमटी पता है, फेस वैल्यू पता है, मेच्योरिटी पता है, आई बाई वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड, यस, कितना यील्ड मिलेगा। इनफैक्ट क्लास 1 में ऐसा सम किए भी थे, सर प्राइस पता है, फेस वैल्यू पता है, पीएमटी पता है, सीपीटी आई बाई वाई, रेफर टू एज बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड का यील्ड मतलब क्या, रिटर्न यील्ड। फॉर अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड व्हेन प्राइस फॉल द बॉन्ड ऑफर्स अ हायर यील्ड, जब प्राइस गिरता है बॉन्ड का वाईटीएम बढ़ता है। एग्जांपल नंबर 2, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द बॉन्ड, देखो वही लिखा हुआ है, फॉर अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस गिरता है बॉन्ड का यील्ड बढ़ता है। क्यों, क्योंकि सर प्राइस अगर नीचे गया तो सर मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ गया, प्राइस नीचे गया मतलब आई एम एबल टू बाई एट द लोअर प्राइस, इफ आई एम एबल टू बाई द बॉन्ड एट द लोअर प्राइस आई विल गेट हायर रिटर्न, ऑफर्स अ हायर यील्ड। एंड व्हेन प्राइस राइज, मार्केट में अगर दाम कम हो गया, आई विल बाई एट द हायर प्राइस, इसका मतलब मेरा यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, द बॉन्ड ऑफर्स अ लोअर यील्ड, inverse relationship. As such, price and yields are what? Inversely related. We will perform yield calculation in later readings. मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग बीच बीच में एक ऐसा ऐसा लाइन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अभी देख स्टेटमेंट दे दिया तुमको और बोला बाद में समझाएंगे, ये तुमको समझ में आता है अगर अपने एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 अगर नहीं किए हुए होते तो। ये सारा लॉजिकली भी मैंने आपको आंसर बताया था, एक हुआ था मैथमेटिकल और एक था लॉजिकल वाला, कि सर मेरे को अगर ज्यादा यील्ड चाहिए तो सर मैं कम प्राइस पे करूँ तो मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, एंड अगर मेरे को कम रिटर्न चाहिए, इफ आई पे हायर प्राइस, तो मेरा रिटर्न कम हो जाएगा। प्राइस एंड वाईटीएम इज व्हाट, इनवर्सली रिलेटेड। आपको समझ में आ रहा है कि एग्जांपल नंबर 1 और 2 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस लाइन, क्योंकि ये लोग एक लाइन लिख के छोड़ दिया, बोला आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। इज इट फाइन, परफेक्ट। और फिर ये लोग कुछ समझाया जो कि अपने क्लास में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, आप देख लेना बाद में। फिर देखो ये लोग क्या समझाया, यील्ड कर्व, यील्ड कर्व समझाया। यील्ड कर्व का मतलब क्या हुआ, सर जो वाईटीएम है, जो वाईटीएम है, मान लीजिए ईयर 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स है, वाईटीएम यील्ड, फर्स्ट ईयर का 10%, नेक्स्ट ईयर का 12%, थर्ड ईयर का 13.5%, 15%, 17%। देखो यील्ड को मैंने जानबूझ के क्या किया, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे लिया, चेक करो, तो पहले 10 12 13.5 15 17, तो इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या शेप होगा यील्ड कर्व का, यील्ड कर्व का क्या शेप होगा आपके सामने दिख रहा है, इट शुड बी व्हाट, अपवर्ड स्लोपिंग, यील्ड कर्व क्या, अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज यील्ड रिटर्न आर, दिस इज टाइम मेच्योरिटी, यस यील्ड, ठीक है। यहाँ पे 10%, 12%, 13.5%, 15%, 17%, ये मेरा यील्ड कर्व बन गया, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, अपवर्ड स्लोपिंग, ये एक्चुअली क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। और इसको अपने बोलते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व, और नॉर्मल यील्ड कर्व, सर अपवर्ड स्लोपिंग है, यील्ड कर्व क्या है, और क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये सर जनरली यही होता है मार्केट के अंदर में, यही होता है सर, क्यों होता है, सुनना लॉजिक आपको, शॉर्ट टर्म, ये फर्स्ट ईयर है हाँ, वर्सेस ये लॉन्ग टर्म 5 ईयर है, किसमें ज्यादा यील्ड चाहिए, देखो ये 10% है, ये 17% है, इसमें ज्यादा यील्ड चाहिए, ये मत देखना 10 और 17 से तुम आंसर दे रहा है, तुम अपना नॉर्मल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉजिक लगाओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉजिक लगाओ, डीएलएम रिस्क प्रीमियम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, थर्ड क्या होता था, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में सर आई नीड व्हाट, हायर रिटर्न, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आई नीड हायर रिटर्न, वही बात हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, दिस इज एक्चुअली शॉर्ट टर्म बॉन्ड, 1 साल का, ये क्या 5 ईयर का बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड,
तो सर मेच्योरिटी किस में ज्यादा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में। तो सर लॉन्ग टर्म में मेरे को, लॉन्ग टर्म बॉन्ड से मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ज्यादा वॉलेटाइल होता है। बाद में करेंगे इस टर्म का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म बॉन्ड थोड़ा देर बाद करेंगे। बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में सर बेसिस ऑन माई क्यूएम का नॉलेज मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में एज कम्पेयर टू व्हाट, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। सर शॉर्ट टर्म में तो एक साल में पैसा आ जाएगा, 5 ईयर में तो सर 5 ईयर के बाद पैसा आएगा, मेच्योरिटी ज्यादा है तो मेच्योरिटी ज्यादा है, मेरा पैसा 5 ईयर्स तक फंसा हुआ रहेगा, आई नीड हायर वैल्यू, आई नीड हायर रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में सर रिटर्न ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। दैट इज वाई यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड जनरली ये होता है नॉर्मल यील्ड कर्व, जनरली ये होता है नॉर्मल यील्ड कर्व। उल्टा, यस यील्ड, अब मैं उल्टा लूंगा, उल्टा मतलब समझ रहे, ऑपोजिट 1 2 3 4 5। इस बार यील्ड मेरा यहाँ पे 17%, यहाँ पे से 15%, यहाँ पे से 14%, यहाँ पे 12% और यहाँ पे 10%। और इस बार देखो मैंने क्या किया, शॉर्ट टर्म यील्ड्स को हाई कर दिया एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म यील्ड्स। शॉर्ट टर्म यील्ड्स हाई है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म यील्ड्स, तो क्या करूँ, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा हो जाएगा ना यील्ड कर्व, दिस इज यील्ड, दिस इज टाइम, दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज फिफ्थ ईयर, और उसके बीच में सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का यील्ड कितना, 17%, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का यील्ड कितना, 10%। इज इट फाइन? दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व और इन्वर्टेड यील्ड कर्व, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ये क्या डिनोट करता है पता है, शॉर्ट टर्म रेट्स ज्यादा है, लॉन्ग टर्म रेट्स गिर रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है देयर इज अ रिसेशनरी इन्वायरमेंट एंड इट हैपेंड इन 2023, इट हैपेंड इन 2023। इसका मतलब सर जब लगता है ना रिसेशन आने वाला है, जब लगता है ना रिसेशन आने वाला है, तो सर कैसे पता लगता है रिसेशन आने वाला है, यील्ड कर्व को देखो, यील्ड कर्व कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर। जब लॉन्ग टर्म रेट्स गिरेगा, शॉर्ट टर्म रेट्स हाई होगा, तो सर देयर इज अ probability that recession is about to hit the economy, recession is about to hit the economy and it happened in 2023। बहुत ज्यादा न्यूज सुना होगा तुम 2023 के अंदर में, रिसेशन इज अबाउट टू कम, रिसेशन इज अबाउट टू कम। कैसे पता लगा, देखा गया कि जब लॉन्ग टर्म रेट्स क्या हो गया, कम हो गया, लॉन्ग टर्म रेट्स क्या हो गया, कम हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ होगा, शॉर्ट टर्म रेट्स हाई हो गया, लॉन्ग टर्म रेट्स कम हुआ हो गया, क्योंकि आदमी लोग क्या किया, इन्वेस्टर लोग शॉर्ट टर्म में डर गया, वो बोला यार जो मेरा पैसा ना शॉर्ट टर्म में लगा हुआ ना 1 साल 2 साल में, उस पैसा को निकालते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रिसेशनरी में सर हालत खराब हो जाएगा, मतलब देयर विल बी अ बैड सिचुएशन इनटू द इकोनॉमी। तो वो क्या किया, लॉन्ग टर्म रेट्स को लॉक करने के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लगाया, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ा, और कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ता है तो यील्ड गिरता है, यील्ड गिर गया। चीज समझ में आ रहा है आपको कि सर अपना पैसा शॉर्ट टर्म से निकाल के एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू सम लॉन्ग टर्म सेफर एसेट्स, लॉन्ग टर्म के लिए यार पैसा लगाते हैं, नॉट ऑन द शॉर्ट टर्म। तो सर ऑब्वियसली सबको ही अगर ऐसा स्टार्ट कर दे करना, तो सर बिकॉज ऑफ द डिमांड प्राइस विल इंक्रीज, एंड अगर प्राइस बढ़ेगा यील्ड गिरेगा। सबको ही अगर लॉन्ग टर्म में लगाएंगे तो सर कम यील्ड मिलेगा आपको, रिसेशनरी इन्वायरमेंट। इज इट फाइन? सो डाउनवर्ड स्लोपिंग और इन्वर्टेड यील्ड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग और इन्वर्टेड यील्ड कर्व। नाउ अभी जो यील्ड कर्व है, ये जो यील्ड कर्व है सर, ये जो यील्ड आपने लिया 10%, 12%, 13%, ये कहाँ से लिया, ये तो आपने 1 से लिख दिया। अरे कहीं से तो सर आपने लिया होगा ना, कहीं से तो आपने बोला होगा ये कहाँ से आया, देखो कहाँ से आया, सुनना। मैं रिलायंस का यील्ड ले सकता हूँ, ये वाला रिलायंस का यील्ड। सर आई कैन टेक गवर्नमेंट का यील्ड ऑल्सो, गवर्नमेंट का तो सबसे सेफर यील्ड है, गवर्नमेंट इज लाइक माई बेंचमार्क, गवर्नमेंट इज लाइक माई बेंचमार्क, 1 सेकेंड, हाँ, गवर्नमेंट इज लाइक माई बेंचमार्क। तुम सोचो अगेन गोइंग बैक टू क्यूएम, एकदम बेसिक, क्योंकि देखो चीजें आपको लिंक करना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट स्टडी आइसोलेटेड बेसिस पे कि भाई ये पढ़ते हैं क्यूएम याद करने का जरूरत नहीं, एकदम याद करने का जरूरत है, और अभी मैं प्रूफ कर दूंगा क्या क्यों जरूरत है याद करने का। रिक्वायर्ड रिटर्न आप कैसे कंप्यूट करते हो, एकदम एलओएस नंबर 1, रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे कंप्यूट करते हो, हाउ यू विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिटर्न। सर मेरे को सबसे पहले रियल आरएफ चाहिए, रियल रिस्क फ्री रिटर्न प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चाहिए। जब तुम रिस्क फ्री आरएफ में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऐड करता है वो क्या बनता है, आरएफ नॉमिनल, याद आ रहा है, रियल आरएफ विदाउट इन्फ्लेशन प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऐड करता तो क्या बनता है वो, आरएफ नॉमिनल। तो सर बेंचमार्क, मेरे लिए बेंचमार्क क्या हो गया, मेरे को मिनिमम कितना चाहिए, सर आई नीड आरएफ नॉमिनल, आई नीड आरएफ नॉमिनल। हाँ उसके ऊपर में अगर मैं रिलायंस का शेयर बाई कर रहा हूँ, सॉरी रिलायंस का बॉन्ड बाई कर रहा हूँ, तो सर मेरे को देखना पड़ेगा डिफॉल्ट रिस्क, मेरे को देखना पड़ेगा लिक्विडिटी रिस्क, मेरे को देखना पड़ेगा मेच्योरिटी रिस्क, मेरे को देखना पड़ेगा डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि एज कंपेयर टू गवर्नमेंट रिलायंस का डिफॉल्ट, कॉर्पोरेट है ना, अल्टीमेटली डिफॉल्ट हो सकता है। लिक्विडिटी, सर जो
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है वो ज्यादा लिक्विड होता है एज कम्पेयर टू व्हाट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है वो ज्यादा लिक्विड होता है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मेच्योरिटी। अरे मैंने से ट्रेजरी बॉन्ड बाई किया 5 years, रिलायंस का जो बॉन्ड है दैट इज फॉर 10 years, तो ज्यादा मेच्योरिटी तो मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए। बट मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने स्टार्ट किया बेंचमार्क सिक्योरिटी। एंड व्हाट शुड बी मेरी बेंचमार्क सिक्योरिटी? बेस्ट है क्या करो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो, बेस्ट है क्या करो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्चुअली जो यील्ड होगा दैट विल बी व्हाट, आरएफ नॉमिनल। आरएफ नॉमिनल चीज समझ में आ रहा है? आरएफ नॉमिनल आप लोगे तो सर आरएफ नॉमिनल आ गया, प्लस सर जो भी रिस्क है इसके अंदर में, डिफॉल्ट क्रेडिट लिक्विडिटी वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। इज इट फाइन? तो बेंचमार्क सिक्योरिटी और यील्ड, बेंचमार्क सिक्योरिटी क्या लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड। बेंचमार्क सिक्योरिटी इज माई गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट का बॉन्ड लिया। मान लिया गवर्नमेंट का बॉन्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है इसलिए 4% पे, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड, मान लिया रिलायंस का यील्ड है से 6%, व्हाट इज माई एक्सेस? 6% माइनस 4%, 2% इज एक्चुअली व्हाट, योर स्प्रेड। स्प्रेड, अरे रिस्क प्रीमियम स्प्रेड यही तो हो गया, जैसे क्रेडिट स्प्रेड लिख रहा था ना, एमआरआर प्लस क्रेडिट स्प्रेड, तो ये भी क्या हो गया, स्प्रेड हो गया 2%। सर एक्सेस चाहिए मेरे को, 6 माइनस 4, 2% एक्सेस स्प्रेड, क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या रिस्क है, एंड दोस रिस्क कैन बी डिफॉल्ट, इट कैन बी लिक्विडिटी, इट कैन बी व्हाट, मेच्योरिटी। ये समझ में आ रहा है कि सर बेंचमार्क सिक्योरिटी क्या लिए, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड लिए, बिकॉज उसके अलावा और क्या ले मेरा, बिकॉज अडानी का अलग यील्ड होगा, रिलायंस का अलग होगा, टीसीएस का अलग होगा, तो बेंचमार्क किसको ले? सर बेंचमार्क तो एक सिंगल चीज होना चाहिए, तो बेस्ट लेता है क्या, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड तो सर गवर्नमेंट बॉन्ड है, सब कोई के लिए बेंचमार्क तो सही है, सर 4% से ज्यादा चाहिए मेरे को, दैट 4% से एक्सेस इज एक्चुअली व्हाट, 2%, दैट 4% से एक्सेस इज एक्चुअली व्हाट, 2%, दैट इज माई स्प्रेड, दैट इज एक्चुअली व्हाट, स्प्रेड। इज इट फाइन? ओके। यहाँ पे क्या है, यील्ड कर्व अपने बात की है, यहाँ पे लोग डायग्राम दिखाया हुआ है 2018 और 2023 का, 2018 और 2023 देख लो। 2018 में अपवर्ड स्लोपिंग है, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लैटिश टाइप का हो रहा है, बट स्टिल इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, और 2023 ब्लैक देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लॉन्ग टर्म देखो, लॉन्ग टर्म रेट्स लोअर है, शॉर्ट टर्म रेट्स हायर है, और यहाँ पे ब्लू वाले लाइन में क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। सो शॉर्ट टर्म रेट्स लोअर है, लॉन्ग टर्म रेट्स क्या हायर है, अपवर्ड स्लोपिंग एंड इन्वर्टेड यील्ड कर्व। एलओएस नंबर ए पूरा कंप्लीट हो गया अपना, एलओएस नंबर ए अपना पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एलओएस नंबर बी, नेक्स्ट इज एलओएस नंबर बी। एलओएस नंबर बी मैं ट्राई करूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, लिखने से काफी ज्यादा वो हो जा रहा है, लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ डुप्लीकेशन। बट हाँ, एलओएस नंबर ए थोड़ा सा समराइज करना जरूरी था, बिकॉज अंदर ही अंदर राइटअप बहुत सारा लिखा हुआ है, छोटे छोटे राइटअप बहुत लिखा हुआ है, तो मैंने अच्छा हुआ एलओएस ए लिख दिया, ताकि आपके लिए समरी इजिली बन जाएगा वहां पे, ठीक है। अभी समरी देख सकते हो, साथ में स्क्वाइजर रेफर करोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका एलओएस ए। एलओएस नंबर बी आपका स्क्वाइजर के थ्रू हो सकता है, इट्स परफेक्ट। एलओएस नंबर बी क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द कॉन्टेंट्स ऑफ अ बॉन्ड इंडेंचर एंड कॉन्ट्रास्ट affirmative and negative overheads। सुनना, अपना एग्जांपल नंबर 1, कौन इशुअर था, बॉन्ड इशुअर कौन था, इशुअर मतलब बॉन्ड इशुअर, बॉन्ड इशुअर कौन था, सर रिलायंस था, RIL लिख दो, अच्छा लिख दीजिए। अपने कौन थे, बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर मतलब अपने इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर बोल सकते हो, या लेंडर, अपने पैसे लेंड कर रहे थे, इसको रिलायंस को, रिलायंस इज दी बोरोवर, यहाँ पे बोरोवर भी लिख देता हूँ, पैसा वो बोरो कर रहा था किससे, अपने से, इन्वेस्टर और लेंडर से। तो सर रिलायंस जब अपने से पैसा लिया, क्या अपने दोनों के बीच में, अपने दोनों मतलब रिलायंस और इन्वेस्टर के बीच में क्या कोई अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कोई अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। या ये जो आप पैसा ले रहे हो, कौन बोल रहा है, इन्वेस्टर बोल रहा है रिलायंस को, ये जो आप पैसा ले रहे हो आप क्या यूज करोगे इस पैसा का, व्हाट यू विल यूज, मतलब व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप इस पैसा का, बताओ मेरे को। क्या आप मेरे को अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दोगे, क्या अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, क्या आप फर्दर लोन तो नहीं ले लोगे, कौन बोल रहा है ये सब सारा क्वेश्चन, इन्वेस्टर बोल रहा है रिलायंस को। तुम सोचो रिलायंस से आप मिलने गए हो, रिलायंस को आपसे पैसा चाहिए, यू आर द इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, तुम लोग अपने
Q&A बनाया हुआ है क्वेश्चंस का, और आंसर आपको चाहिए रिलायंस से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, रिलायंस आपको कितना पैसा चाहिए, वो बोला X अमाउंट। ये पैसा का क्या करोगे, रिलायंस आपने कुछ, रिलायंस का जो मेंबर है उसने आपको कुछ आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था, हाँ, फ्रेश फंड्स तो नहीं रेज करोगे आप फर्दर, क्या आपको फर्दर लोन चाहिएगा, क्या आपको फर्दर फ्रेश फंड चाहिएगा, आप जो ये मेरे से फंड ले रहे हो उसके बदले वेदर यू विल गिव मी अ कोलैटरल, क्या आप ये जो मेरे से पैसा ले रहे हो, बॉन्ड होल्डर बोल रहा है, क्या कोई कोलैटरल प्रोवाइड करोगे, और ये जो कोलैटरल है उसको प्लीज आप ठीक से रखना, बिकॉज इन केस अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो अपने पास राइट रहेगा, वी विल सेल योर कोलैटरल, वो जो एसेट्स है उसको सेल करके वी विल टेक दी मनी, आप मेरे को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइमली पेमेंट करते दो, टाइमली करते रहोगे। चीज समझ में आ रहा है, रिलायंस को बोल रहा है आप कोई मर्जर्स एक्विजिशन तो नहीं कर लोगे, या अपने कुछ रेस्ट्रिक्शन डालेंगे मर्जर्स एक्विजिशन के ऊपर में, ठीक है। आप क्या, रिलायंस को बोल रहा है क्या आप कोई बायबैक करोगे इक्विटी शेयर्स का, क्या आप डिविडेंड पे करोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसको सोचो। क्यों, क्योंकि सर अगर रिलायंस बायबैक करता है शेयर्स, मार्केट से खरीदता है या डिविडेंड पे करता है, तो कैश फ्लो तो कंपनी के पास से जा रहा है, पहला कंपनी का कैश फ्लो पे किसका राइट है, बॉन्ड होल्डर का या इक्विटी का, बॉन्ड होल्डर का, डेट है ना, डेट कलेक्टर है ये लोग, बॉन्ड होल्डर है वो लोग का राइट है, इसलिए वो लोग ये सब सारा क्वेश्चन पूछ रहा है रिलायंस से। रिलायंस, आप आपने जो मेरे को एज अ कोलैटरल दिया है सिक्योरिटी, आप क्या उसी सिक्योरिटी को कोई और से पैसा रेज करने के टाइम पे सेकेंड टाइम सेम सिक्योरिटी तो नहीं दे दोगे, आपने जो मेरे से पैसा रेज किया है, मेरा कुछ राइट्स है एसेट के ऊपर, क्या वो राइट कोई और को सेम दे दोगे क्या, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना कितना कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है, यही एक्चुअली इस पूरा का पूरा एलओएस का थीम है, दिस इज एक्चुअली दी थी, ये जो क्वेश्चन आंसर कर रहा है ना बॉन्ड होल्डर किससे, बॉन्ड इश्योर से, दिस इज एक्चुअली दी थी, ये जो अग्रीमेंट बनेगा ना ये लोग के बीच में, ये जो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेस्टर, रिलायंस आंसर दे रहा है, क्वेश्चन पूछा है रिलायंस आंसर दे रहा है, ये एक अग्रीमेंट में किया जाएगा, ये एक अग्रीमेंट में लिखा जाएगा, एंड उस अग्रीमेंट का नाम क्या है, बॉन्ड इंडेंचर, उस अग्रीमेंट का नाम है क्या, बॉन्ड इंडेंचर, ये जो अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट किसके किसके बीच में, बोरोवर एंड बॉन्ड होल्डर के बीच में, ये जो अग्रीमेंट बनेगा कुछ लिखा जाएगा इसमें, इसको क्या बोलेंगे अपने, बॉन्ड इंडेंचर, अरे स्पेलिंग गलती कर दिया, कोई बात नहीं सर, तो छोटा मोटा मिस्टेक हो ही जाता है, थैंक यू। इंडेंचर, बॉन्ड इंडेंचर, या इसको ट्रस्ट डीड भी बोल सकते हैं, ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड, उस अग्रीमेंट के अंदर में क्या लिखा हुआ रहेगा सर, रूल्स, बॉन्ड होल्डर बोल रहा भाई ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये करना, ये करना, ये करना, चीज को समझना, थोड़ा सा फ्लिप कर रहा हूं मैं, पहले मैं क्या बोल रहा था क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, अब क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड होल्डर बोलेगा रिलायंस को आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, उसको अपने बोलते हैं कोवेनेंट्स, रूल्स हो गया ना ये, कि आपको ये करना है, ये तीन, इट्स लाइक अ चेकलिस्ट, ये तीन काम आप करोगे एज रिलायंस, ये तीन काम तुम करना, ये चार काम मत करना, ये चार काम मत करना, ये तीन काम आप कर सकते हो, इट्स फाइन, दैट इज रूल्स, उसको अपने क्या बोलेंगे, कोवेनेंट्स, रूल्स, रूल्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, थोड़ा सा इनफॉर्मली लिख रहा हूं ताकि आपको रिटेंशन रहे, नॉट टू डू, इसको क्या बोलेंगे अपने, कोवेनेंट्स, कोवेनेंट्स रूल्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इज इट फाइन, कोवेनेंट्स। हम्म, अब यहाँ पे जो बॉन्ड इश्यूअर है ना, बॉन्ड इश्यूअर क्या करेगा सर, अग्रीमेंट मतलब रहेगा बीच में बॉन्ड इश्यूअर और बॉन्ड होल्डर के बीच में, बट बॉन्ड इश्यूअर क्या करेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, इट्स लाइक अ मीडिएटर, दलाल होता है ना दलाल, मीडिएटर उसको अपॉइंट करेगा, और वो जो मीडिएटर है वो रहेगा ट्रस्टी, ट्रस्टी, ठीक है, कौन कौन अपॉइंट कर रहा है, बॉन्ड इश्यूअर अपॉइंट कर रहा है, देखो तो बॉन्ड इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा आ रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉइंट कर रहा है ट्रस्टी को, सर ये ट्रस्टी का क्या काम रहेगा, इनफैक्ट ये ट्रस्टी किसके फेवर में काम करेगा, कौन अपॉइंट कर रहा है, रिलायंस, तो क्या ये रिलायंस के फेवर में काम करेगा, नहीं, ये रिलायंस के फेवर में काम नहीं करेगा, ये फेवर करेगा बॉन्ड होल्डर को, ये फेवर किसको करेगा सर, बॉन्ड होल्डर को फेवर करेगा, क्या बोला सर, बॉन्ड इशुअर, बॉन्ड होल्डर, थर्ड पार्टी कौन आ गया, ट्रस्टी, ये एक ट्रस्टी है, सर ये किसके फेवर में काम करने वाला है, बॉन्ड होल्डर के काम, बॉन्ड होल्डर के फेवर में, सर क्यों, क्योंकि बॉन्ड होल्डर बोला बॉन्ड इशुअर को, रिलायंस मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं है, तुम कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है, एक पार्टी को बीच में ला,
जिससे इतना सारा बॉन्ड होल्डर जो है वो एटलीस्ट एक ट्रस्टी एक पर्सन से बात कर सकता है रिलायंस का परफॉर्मेंस कैसा है। भैया रिलायंस के पास थोड़ी टाइम है हर दिन बॉन्ड होल्डर का Q&A करते रहेगा वो, तो एक जन तो चाहिए सर बीच में जो कि आंसर कर पाए हर चीज को। कौन आंसर होगा? ट्रस्टी। तो ट्रस्टी किसके फेवर में काम करना चाहिए? बॉन्ड होल्डर के फेवर में काम करेगा। अपॉइंट कौन करेगा उसको? बॉन्ड इश्यूअर अपॉइंट करेगा ट्रस्टी को। इज इट फाइन? ट्रस्टी हु फेवर्स whom? बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर इन्वेस्टर्स, ठीक है, उसके फेवर में काम करेगा ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का क्या काम रहेगा? देखो, ट्रस्टी हो गया एक ऑफिस का मुनीम, एकदम सिंपल भाषा में। ऑफिस का मुनीम होता है ना सर, अकाउंटेंट, जैसा कुछ सॉर्ट ऑफ सोच लो। सर ट्रस्टी का क्या काम रहेगा? ट्रस्टी बाबा, ठीक है, ट्रस्टी बाबा इंश्योर करेगा कि ये जो रिलायंस है ना वो टाइमली इन्वेस्टर जो बॉन्ड होल्डर है अलग अलग इन्वेस्टर को टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट, कूपन एंड प्रिंसिपल देते रहे। प्रिंसिपल तो ऑन मेच्योरिटी देगा, कूपन पेमेंट टाइमली देते रहे। प्लीज टाइम पे देना। 5 इयर्स का वादा है ना, हर तुम एक एक साल में देगा रिलायंस, प्लीज हर साल एंड पे तुम इन्वेस्टर को देना, पैसा देना, ठीक है। रिलायंस कोई कोलैटरल रखा था, कोलैटरल ट्रस्टी के पास, कि अगर मैं डिफॉल्ट कर जाता हूं, ये जो कोलैटरल है इट कैन बी से प्लांट एंड मशीनरी, इसको बेच करके आप इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न कर देना। तो ट्रस्टी इंश्योर करेगा वो जो कोलैटरल है ना वो ठीक रहे, सेफर रहे, सेफ रहे। इज इट फाइन? सेफ रहे। तो ट्रस्टी का इट्स लाइक काइंड ऑफ एडमिन काइंड ऑफ जॉब हो गया कि भाई वो इंश्योर करेगा कि रिलायंस टाइमली इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोलैटरल ठीक से रख रहा है कि नहीं रख रहा है। बट ट्रस्टी का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पे होगा? अगर रिलायंस डिफॉल्ट कर जाता है तब बहुत ज्यादा वो एकदम बोलता है ना सो रहा है एकदम एक्टिव हो जाएगा, अरे यार रिलायंस डिफॉल्ट कर गया, चल कोलैटरल बेच के इन्वेस्टर्स को पैसा देता है। बिकॉज ट्रस्टी किसके फेवर में काम करेगा? बात हो चुका, किसके फेवर में? बॉन्ड होल्डर के फेवर में। बॉन्ड होल्डर के फेवर में उसको काम करना चाहिए। दैट इज वाई अगर रिलायंस डिफॉल्ट करता उस समय ट्रस्टी का काम, ट्रस्टी का रोल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सर ये क्या ट्रस्टी फ्री में काम करेगा? भाई फ्री में कोई काम करता है क्या? सर ट्रस्टी अपना चार्ज लेगा। ट्रस्टी अपना चार्ज लेगा सर किससे? रिलायंस से, रिलायंस से, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कोवेनेंट्स, ये जो रूल्स है ना सर, रूल्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको बोलते हैं क्या? कोवेनेंट्स। उसको क्या बोलते हैं? कोवेनेंट्स। अभी जो कोवेनेंट्स होता है रूल्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इट कैन बी टू टाइप्स, दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एफर्मेटिव कोवेनेंट्स, एफर्मेटिव कोवेनेंट्स, एक होगा नेगेटिव कोवेनेंट्स। एफर्मेटिव कोवेनेंट्स क्या क्या करना चाहिए, नेगेटिव क्या नहीं करना चाहिए। एफर्मेटिव, व्हाट बॉन्ड इशूअर मतलब रिलायंस अपने एग्जांपल में शुड डू, क्या करना चाहिए। और नेगेटिव उसका उल्टा, व्हाट बॉन्ड इशूअर शुड नॉट डू, मत करना ये काम, नॉट डू। व्हाट बॉन्ड इशूअर शुड नॉट डू, सुनना। एफर्मेटिव कोवेनेंट्स, सर एफर्मेटिव कोवेनेंट्स का एग्जांपल दीजिए। एफर्मेटिव कोवेनेंट मतलब क्या हुआ? बॉन्ड इशूअर को क्या क्या करना चाहिए। एकदम सिंपल एग्जांपल है, प्लस इट्स लाइक मोर काइंड ऑफ एडमिन, मोर काइंड ऑफ एडमिन। एफर्मेटिव कोवेनेंट क्या बोलता है? रिलायंस इशूअर यू हैव टू मेक टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। एफर्मेटिव कोवेनेंट क्या करना है? टाइमली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट करता, किसको? इन्वेस्टर को। कोलैटरल सेफगार्ड करना, प्लीज सेफगार्ड कोलैटरल, कोलैटरल को ठीक से रखना। कंट्री का लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करना, कंट्री का लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई करना। ये जो आप पैसा ले रहे हो इन्वेस्टर से, क्या यूज करोगे, व्हाट यू विल यूज, यू हैव टू एक्सप्लेन। रिलायंस को बताना पड़ेगा एफर्मेटिव कोवेनेंट्स में क्या यूज करेगा, वेदर दैट विल बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ कैपेक्स, क्या कोई प्लांट एंड मशीनरी बाई कर रहा है क्या, कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है क्या, वो उसको बताना पड़ेगा। एफर्मेटिव कोवेनेंट्स कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, व्हाट इशूअर बॉन्ड इशूअर हैज टू डू। तो सर उसको इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली करना चाहिए, उसको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, उसको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उसको, क्या बात की अफर्मेटिव कोवेनेंट्स में? कोलैटरल ठीक से रखना पड़ेगा, सारा एडमिन काइंड ऑफ बात चल रहा है। और जो तुम पैसा लिया ना वो क्या चीज के लिए यूज करेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। कंपनी का अगर मर्जर्स एक्विजिशन हो जाता है, रिलायंस का फ्यूचर में बाई चांस अगर कोई मर्जर्स एक्विजिशन हो जाता है, इन्वेस्टर्स को पार वैल्यू रिडीम कर देना, इन्वेस्टर्स को पार वैल्यू, फेस वैल्यू रिडीम कर देना। एफर्मेटिव कोवेनेंट्स, एफर्मेटिव कोवेनेंट्स। अब एफर्मेटिव कोवेनेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है क्रॉस डिफॉल्ट, एक होता है एक हुआ क्रॉस डिफॉल्ट और एक हुआ पारी पासु, पारी पासु, ठीक है। सबसे पहला क्रॉस डिफॉल्ट। क्रॉस डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि सर मान लीजिए
जो रिलायंस है, जो इशुअर है, वो दो कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड इशू किया हुआ है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, दो टाइप का अलग अलग बॉन्ड इशू किया हुआ है। अगर कैटेगरी ए डिफॉल्ट किया, रिलायंस अगर कैटेगरी ए पेमेंट नहीं कर पाता है बॉन्ड का, मान लेंगे वो कैटेगरी बी भी पेमेंट नहीं कर पाएगा। क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, क्रॉस डिफॉल्ट नाम देखो ना, क्रॉस डिफॉल्ट, क्रॉस। अगर बॉन्ड ए का पेमेंट नहीं किया तो सर इट विल बी अज्यूम दैट दे विल नॉट बी एबल टू रीपे दी कैटेगरी बी बॉन्ड ऑल्सो। दूसरे टाइप का बॉन्ड को भी वो लोग पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्या बोला, पारी पासु। पारी पासु, पारी पासु मतलब होता है इक्वल फुटिंग, इक्वल राइट्स। पारी पासु मतलब इक्वल फुटिंग, मतलब इक्वल राइट्स। मतलब सर अगर आपने से जो इन्वेस्टर्स है वो लोग को बॉन्ड इशू किया हुआ है, ठीक है, और आपने डेट लिया हुआ है, उसके बाद वापस से आप मार्केट से डेट ले रहे हो, वापस से आप मार्केट से डेट ले रहे हो, तो प्लीज जो आप सेकेंड टाइम डेट ले रहे हो ना, वो लोग का जो राइट होगा, और मेरे से जो तुम डेट लिया हुआ है, वो लोग का रैंकिंग, वो लोग का जो राइट्स होगा ऑन दी एसेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज शुड बी दी सेम। सर मतलब नहीं समझ में आया। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे से रिलायंस लोन लिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वापस से कोई और से लोन लिया, तो सर जो रिलायंस पैसा देगा ना, रिलायंस कैश फ्लोज देगा, कूपन और प्रिंसिपल वगैरह, ऐसा मत करना कि पहले मेरे को दे पहले उसको दे, दोनों को। पारी पासु, पारी पासु मतलब इक्वल राइट्स। जो लेंडर है, मैं भी लेंडर हूं, वो भी लेंडर है, तो अपने दोनों लेंडर का इक्वल राइट्स है रिलायंस के कैश फ्लोज का। पारी पासु, नाम दो, पारी पासु, इक्वल फुटिंग, इक्वल फुटिंग, इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स है कंपनी के एसेट्स, कंपनी के कैश फ्लोज का। ऐसा नहीं है मेरा सीनियर रैंकिंग है, उसका जूनियर रैंकिंग है, सबसे पहला पैसा मेरे को, उसके बाद उसको। वो पारी पासु नहीं हुआ। पारी पासु मतलब सर दोनों को साथ में, साथ में दोनों। इज इट फाइन? affirmative covenants. What company, what bond issuer shall do. नेगेटिव क्या हुआ, what bond issuer should not do. बॉन्ड issuer को क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला मतलब देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस। अरे नेगेटिव मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस। ये रिस्ट्रिक्शंस कौन डाल रहा है सर, बॉन्ड इशू, जो बॉन्ड इन्वेस्टर है, जो बॉन्ड होल्डर है और जो इन्वेस्टर है, वो डाल रहा है बॉन्ड इशूअर पे रिस्ट्रिक्शंस। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है सुनना। मैं बोल रहा हूँ आई एम अ बॉन्ड होल्डर, ठीक है, मैं बॉन्ड रिलायंस का बॉन्ड बाई किया हूँ, मैं रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ किस पे, रिलायंस पे। सुनना क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। रिलायंस प्लीज डू नॉट गेट इनटू सम मर्जर्स एक्विजिशंस, आई एम पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शंस। प्लीज डोंट सेल दी एसेट, जो कोलैटरल रखा है ना, वो एसेट सेल मत कर देना, वो एसेट सेल मत कर देना। देयर विल बी अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी डिविडेंड एंड दी बायबैक। डिविडेंड और बायबैक बात हो चुका कि सर अगर डिविडेंड पेमेंट कर देगा तो सर इक्विटी को पैसा चला जाएगा, डेट को पैसा नहीं मिला तो। बायबैक मतलब शेयर बायबैक कर रहा है रिलायंस, अपना शेयर बायबैक कर रहा है, अगर डेट होल्डर्स को पैसा नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ कि यार कंपनी कहीं डिफॉल्ट नहीं कर जाए। तो क्या बोला रिस्ट्रिक्शंस के अंदर में, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मर्जर्स एक्विजिशंस, restrictions on the payment of dividend and the payment of what in the buyback, restrictions on the fresh debt issue, further debt raise कर रहा है रिलायंस, अलाउड नहीं है। मतलब आई एम पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस, मैं रिस्ट्रिक्शंस पुट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो हाई हो जाएगा। डेट इक्विटी, डेट बाय इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो हाई हो जाएगा, तो सर डेट इक्विटी रेशियो को 3 से ज्यादा नहीं जाने देंगे। डेट इक्विटी रेशियो को 3 से ज्यादा नहीं जाने देंगे, समझ में आ रहा है। डेट इक्विटी रेशियो 3 से ज्यादा नहीं, मतलब क्या, आई एम पुटिंग अ कैप, एंड दिस कैप इज मिनिमम और मैक्सिमम। हायर लिमिट या लोअर लिमिट, हायर लिमिट, हायर लिमिट डाल रहा तुम कि 3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आई सेड फाइन। तो कंपनी को क्या कर रहा हूं मैं, रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रेजिंग दी फ्रेश डेट, फ्रेश बॉन्ड इशू करने के लिए, बाय पुटिंग अ मैक्सिमम कैप ऑन दी डेट इक्विटी रेशियो। मैक्सिमम कैप क्या, डेट इक्विटी रेशियो, और लोअर कैप ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और लोअर कैप ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, एफएसए में अपने करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपके पास इतना प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी को बोलो आपके पास इतना प्रॉफिट होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट हो जाए डेट होल्डर्स का, इंटरेस्ट और डेट रिपेमेंट्स वगैरह हो जाए, इंटरेस्ट और डेट रिपेमेंट्स हो जाए। तो सर अपने लेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एबिट ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मतलब इतना प्रॉफिट है आपके पास ताकि इंटरेस्ट पेमेंट्स हो जाए। हायर दी बेटर और लोअर दी बेटर, बताओ, हायर दी बेटर और लोअर दी बेटर, आंसर चाहिए। हायर दी बेटर और लोअर दी बेटर, हायर दी बेटर। न्यूमरेटर में क्या लिया मैंने, एबिट। सब प्रॉफिटेबिलिटी जितना बढ़िया उतना अच्छा ना। इंटरेस्ट नीचे डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट, न्यूमरेटर में यू हैव ईबीआईटी, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। तो सर ईबीआईटी न्यूमरेटर, प्रॉफिट जितना ज्यादा उतना अच्छा। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मिनिमम आपको मेंटेन करना पड़ेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और मैक्सिमम क्या, डेट इक्विटी रेशियो। So there will be restrictions on the fresh debt issue in the form of
मेकिंग अ हायर लिमिट ऑन द डेट इक्विटी एंड पुटिंग अ लोअर लिमिट। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, मिनिमम इतना होना चाहिए। हायर तो जितना बढ़िया, जितना जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ऑल्सो देयर कैन बी अ नेगेटिव प्लेज ऑन द सिक्योरिटी। नेगेटिव प्लेज इसका मतलब कि सर जो एग्जिस्टिंग डेट होल्डर्स है, तुमने उससे पैसा लिया हुआ है और कोई और से भी पैसा ले लिया अगर तुम, तो यार जो राइट्स है ना, ऐसा मत करना कि यार मेरे पास कम राइट है उसके पास ज्यादा राइट्स है। राइट्स राइट्स, मेरे पास कम राइट्स है उसके पास ज्यादा राइट है, मतलब रिलायंस जब कैश फ्लोज पेमेंट करेगा, मतलब कूपन पेमेंट करेगा, पहले उसको, उसके बाद मेरे को, प्लीज ऐसा मत करना। समझ रहे? नेगेटिव प्लेज, नेगेटिव प्लेज। ऑल्सो देयर कैन बी अ प्लेज ऑन दी कोलैटरल। मतलब जो कोलैटरल है, जो एसेट है ना, तुमने मेरे को दिया एज अ कोलैटरल, और सेम एसेट उसको भी दे दिया, सेम एसेट उसको भी दे दिया, अलाउड है? ऑब्वियसली नो। अरे यार, आप अगर डिफॉल्ट करोगे तो यार एसेट का अगर मेरे पास राइट है उसके पास राइट, हम लोग तो लड़ लेंगे, बोलेंगे यार ये तो मेरा एसेट है, मतलब आई विल लिक्विडेट दैट। वो मत करना प्लीज। ये सब सारा बात क्या की है? व्हाट रिलायंस, व्हाट बॉन्ड इश्यूर शुड नॉट डू, व्हाट बॉन्ड इश्यूर शुड नॉट डू। एक एग्जांपल दूं, आपको बताना है वेदर इट इज अफर्मेटिव, वेदर इट इज अ नेगेटिव कोवेरियंस। रिलायंस जो बॉन्ड इशूअर है, दे शुड नॉट डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। कौन सा होगा, अफर्मेटिव या नेगेटिव? वापस से सुनना मैंने बोला जो बॉन्ड इशूअर है, कोवेरियंस है, लिखा हुआ है कोवेरियंस के अंदर में कि जो रिलायंस है, जो बॉन्ड इशूअर है, दे शुड नॉट डिफॉल्ट ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट। मैंने यूज किया शुड नॉट डिफॉल्ट। तो फील क्या आ रहा है तुमको? नेगेटिव कोवेरियंस? नो, इट इज अफर्मेटिव कोवेरियंट। क्योंकि बोल रहा हूँ शुड नॉट डिफॉल्ट, बट क्या चीज में? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल इंटरेस्ट कहाँ पे है? अफर्मेटिव कोवेरियंस के अंदर। याद है ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट किस में? अफर्मेटिव के अंदर में। तो यू शुड नॉट डू के वजह से तुम जंप मत करना, इट्स अ नेगेटिव कोवेरियंट। आपको अंदर का भी चीज पढ़ना है भाई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बोला है, अफर्मेटिव कोवेरियंट है। मैंने जानबूझ के चीज बोला, शुड नॉट डू, शुड नॉट डिफॉल्ट, इट इज एक्चुअली व्हाट, अफर्मेटिव कोवेरियंट्स। इज इट फाइन? अब तुम इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कंपनी के ऊपर में कि आपको मर्जर्स एक्विजिशन नहीं करना है, नेगेटिव प्लेज नहीं करना है, यू शुड नॉट गिविंग द सेम रैंकिंग, यू शुड नॉट go into some asset sale, you should not do mergers acquisition, you should not do buyback, you should not do dividend। अरे इतना तुम रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, कंपनी अपना बिजनेस कैसे करेगा? इसको सोचो। तुम बोल दिया यार ये मत करना, अरे तुम इतना रिस्ट्रिक्शंस डाल देगा, हाउ द बिजनेस विल डू दी, मतलब हाउ दी मैनेजमेंट विल डू दी बिजनेस। दैट इज वाई नेगेटिव कोवेरियंस इतना ज्यादा नहीं हो यार, कंपनी रेस्ट्रिक्ट हो जाए। इसको समझना, कंपनी लोन ले रहा है बिजनेस करने के लिए, लेकिन तुम इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, कंपनी विल नॉट बी एबल टू बिजनेस, विल नॉट बी एबल टू डू बिजनेस। तो नेगेटिव कोवेरियंस should not be, in fact the covariance should not be too much restrictive on the management। इतना ज्यादा restrictions मत डालना कि भाई जो चीज उसको लोन भी दे दिया और उसका गला भी घोट दिया। चीज को सोचो, हम तुमको पानी भी पिला रहा और गला भी मूस रहा कोई का, इसलिए कि सर क्या कर रहे हैं आप, मेरे को मार भी रहे हो और पानी भी पिला रहे हैं, एक चीज करिए ना। वही बात है कि कोवेरियंस वही चीज हो गया कि यार इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मत कर देना ताकि क्या, वो लोग काम ही नहीं कर पाए। तो कोवेरियंस इज फाइन बट इट शुड नॉट बी टू रिस्ट्रिक्टिव, टी डबल टू रिस्ट्रिक्टिव। इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस प्लीज मत डाल देना। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव कोवेरियंस समझ में आया? काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला। बॉन्ड इश्यूअर, बॉन्ड होल्डर, बीच में कौन है? ट्रस्टी। अग्रीमेंट बना, उस अग्रीमेंट का क्या नाम रखे? बॉन्ड इंडेंचर और ट्रस्ट डीड। और रूल्स रेगुलेशंस का कोवेरियंस। अभी जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या हो सकता है? अफर्मेटिव वर्सेस नेगेटिव। परफेक्ट। क्रॉस डिफॉल्ट, यहाँ पे आपने बात की है क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन का, और एक क्या था? पारी पासु। पारी पासु इक्वल रैंकिंग, पारी पासु इक्वल फुटिंग, इक्वल फुटिंग कि भाई अपने दोनों के पास क्या, इक्वल राइट्स है। कंपनी का कैश फ्लो पे ऐसा नहीं है कि आपको पहले मिलेगा मेरे को, नो, इट इज इक्वल। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे लिखा हुआ, बात कर लेते हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड बॉन्ड, सिक्योर्ड बॉन्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड बॉन्ड। पर ये तो बात हो चुका, नहीं बात हुआ है, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे लिखा देता हूं मैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर पाओ। सिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि सर अगर रिलायंस बॉन्ड इशू कर रहा है, दैट इज सिक्योर्ड, मतलब दैट इज बैक्ड बाय द कोलैटरल्स, दैट इज बैक्ड बाय कोलैटरल। सर कोई एसेट बैकिंग किया हुआ है, तो सर अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है तो एज ए इन्वेस्टर को आपको पैसा मिल जाएगा सर कंपनी का एसेट्स बेच के। बट जब तुम सिक्योर्ड बॉन्ड बाई करता है कंपनी का, तुम चाहते हैं क्या कंपनी डिफॉल्ट कर जाए? नहीं।
तुम ये नहीं चाहता कंपनी डिफॉल्ट कर जाए। इसका मतलब अगर कंपनी डिफॉल्ट किया देन तुम बोल रहा यार कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसा मिल जाएगा। तुम ये प्रे नहीं कर रहा एज ए इन्वेस्टर कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाए और मेरे को पैसा मिल जाए कंपनी के एसेट्स बेच के। दैट इज नॉट योर प्राइमरी सोर्स। दैट इज नॉट योर प्राइमरी सोर्स। तो सर सिक्योर्ड बॉन्ड में कंपनी का प्राइमरी सोर्स ऑफ पेमेंट कहां से होगा? मतलब कंपनी जो पेमेंट कर रहा है ना, कूपन और प्रिंसिपल रीपेमेंट, वो कहां से करेगा? प्राइमरी सोर्स होगा उसका पेमेंट का फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। प्राइमरी सोर्स इज सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, पैसा नहीं है, देन सेकेंडरी सोर्स क्या बात की अभी? एसेट्स लिक्विडेट। सेकेंडरी सोर्सेस एसेट सेल करके, एसेट सेल करके। सर कौन सा एसेट? अरे सिक्योर्ड है ना, जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड के अगेंस्ट में जो एसेट सिक्योर्ड है, स्पेसिफिक एसेट, वो एसेट सेल होगा, वो एसेट सेल होगा। इज इट फाइन? प्राइमरी सोर्स इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड सोर्स इज व्हाट? एसेट सेल, जो स्पेसिफिक एसेट सिक्योर्ड है, लीन है। जो लीन है या कोलैटरल है या मॉर्टगेज है, सब कुछ एक ही वर्ड है सर। लीन, लीन मार्क्ड है, ये एसेट जो है वो लीन मार्क्ड है, लीन, लीन है, या मॉर्टगेज है या कोलैटरल है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड में, अनसिक्योर्ड बॉन्ड इज नॉट, ये जो बॉन्ड है ये इट इज नॉट सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक एसेट, कोई स्पेसिफिक एसेट से सिक्योर्ड नहीं है। इसका मतलब सर इसके लिए, अनसिक्योर्ड बॉन्ड के लिए सोलेली, सोलेली मतलब क्या हुआ? सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स ऑफ पेमेंट क्या? सीएफओ। सोलेरी सोर्स इज एक्चुअली व्हाट? सीएफओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स को, नॉट थ्रू एनी स्पेसिफिक एसेट सेल, कोई स्पेसिफिक एसेट सेल नहीं। सेकेंडरी सोर्स इज एसेट सेल इन केस ऑफ सिक्योर्ड, वेयर एज अनसिक्योर्ड बॉन्ड में क्या? सोलेली सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड बॉन्ड है ना, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी स्पेसिफिक एसेट। ठीक है? एबीएस एमबीएस बाद में, क्योंकि ये लोग भी ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। जो अपने को पता है उससे अपना आंसर्स हो जाएगा, उसके बाद और डिग इन करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। ये लोग एक वर्ड यूज किया, इनकरेंस टेस्ट, जो अपने ऑलरेडी बात किया फाइनेंशियल रेशियोज का, याद है? डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वही ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इनकरेंस टेस्ट। सर वो सब अपने टेस्ट करेंगे। परफेक्ट, चैप्टर पूरा कंप्लीट है। ठीक है, सारा डिस्कशन हो चुका। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं। आज अपने स्क्वाइजर का क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर में को रीडिंग्स का क्वेश्चन करेंगे। तो इंश्योर भाई अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे पहला फिक्स्ड कूपन बॉन्ड, फिक्स्ड कूपन है, याद करने का ट्राई करो। कूपन बॉन्ड सर, जो कूपन रेट है दैट कैन बी फिक्स्ड, रिलायंस का, इट कैन बी वेरिएबल, फ्लोटिंग, और इट कैन बी व्हाट? जीरो कूपन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फिक्स्ड कूपन। अ फिक्स्ड कूपन बॉन्ड विल पे अ कूपन इक्वल टू व्हाट? यील्ड मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। वाईटीएम प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या आपने? बिल्कुल भी नहीं। स्टेटेड कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाई द प्राइस, नो। अरे ये जो तुम कूपन निकाल रहा था रिलायंस वाला क्लास 1 के अंदर में, तो क्लास 1 के अंदर में ये जो तुम कूपन निकाला था 100, ये कैसे निकाला था? सर फेस वैल्यू 1000 इंटू व्हाट? कूपन रेट। स्टेटेड कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? फेस वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। स्टेटेड कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? फेस वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन फिक्स्ड कूपन बॉन्ड प्राइस फॉल द यील्ड राइजेस। यस, प्राइस और यील्ड के बीच में क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इज इट फाइन? अब ये स्टेटमेंट अपने ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लॉजिकली भी किया प्लस न्यूमेरिकली भी आपको करवा दिया कि सर अगर बॉन्ड का दाम गिरता है तो सर गिरा हुआ बॉन्ड को अपने खरीदेंगे, अपना यील्ड क्या होगा? बढ़ेगा, देयर यील्ड राइजेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉन्ड्स इंडेंजर अग्रीमेंट कंटेन इट्स, कंटेन इट्स कोवेलेंट्स। यस, उस अग्रीमेंट इंडेंजर में क्या सर कोवेलेंट्स ही तो लिखा हुआ है। इज ओनली रिक्वायर्ड इन द इवेंट ऑफ लीन ऑन कोलैटरल। नो, बोले सिर्फ कोलैटरल है तभी चाहिए। अरे अग्रीमेंट्स तो कॉमन है, ये तो चाहिए चाहिए, रूल्स रेगुलेशन तो चाहिए। Relates only to its interest and principal payments. No, there are a lot of things that will be written. बोला सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट के बारे में लिखा रहेगा, मतलब सिर्फ क्या अफर्मेटिव? नो, देयर विल बी नेगेटिव आल्सो ना। अरे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज एक्चुअली व्हाट? अफर्मेटिव कोवेलेंट्स, राइट? बट देयर कैन बी नेगेटिव कोवेलेंट्स आल्सो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, a clause in a bond indenture, clause covenant in a bond indenture agreement में that requires borrower to perform a certain action, borrower ये काम करना है, is most accurately described as what? ट्रस्ट डीड। अरे ट्रस्ट डीड तो एग्रीमेंट है, वो क्लॉज थोड़ी है। कोवेलेंट्स को ये लोग क्लॉज भी बोलता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लीज। हाँ, जो टर्म मिल रहा है यहाँ पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को।
जो कोवेरिएंट्स है, रूल्स रेगुलेशन जो मैं बोल रहा था, क्लॉज, ये करना, ये मत करना, ये करना, ये मत करना, बोल रहा है कि जो करना है, देख लो, दैट रिक्वायर्स बोरोवर रिलायंस टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन, ये करना, इट डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रस्ट डीड, नो, ट्रस्ट डीड में तो लिखा हुआ रहेगा। नेगेटिव कोवेनेंट, नो, नेगेटिव तो ये मत करना, अफर्मेटिव ये करना। बोरोवर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन टू परफॉर्म, दैट इज एक्चुअली व्हाट, अफर्मेटिव कोवेनेंट्स। इज इट फाइन? चलो, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चंस पूरा का पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने 4 रीडिंग्स का सम्स करेंगे, तो फॉर्मली अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए।